Hello everyone. So in the previous class of generative AI, we were studying the basics of deep learning and हमने वहाँ पर एक डीप लर्निंग का कोड स्पेशली आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं ये सीखा था. ठीक है. हाउ टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर ऑफ अ डीप लर्निंग मॉडल, हाउ टू ट्रेन अ मॉडल एंड हाउ टू प्लॉट द रिजल्ट्स, विजुअलाइज कैसे करना है ये सीखा था. अब ये क्यों बात मैं कह रहा हूँ कि जनरेटिव एआई में आप ऑब्वियसली डीप लर्निंग का ही यूज होने वाला है. इट्स अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग. ठीक. तो हम इनिशियली कमांड करना चाह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डीप लर्निंग, योर how to build the architectures and what elements are used there. ठीक है. देन हम इसी को ही तैयार करते हुए मूव करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे कि वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, जैन मॉडल. ठीक है. जनरेटिव एडोजल नेटवर्क एंड देर आर वेरियस अदर मॉडल्स विच आर यूज्ड इन द जनरेटिव एआई. ठीक है. तो जैसे कि आप सामने कोड देख रहे हैं, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है. ठीक. टेंसर फ्लो वो लाइब्रेरी है जिसका आप यूज करते हैं टू क्रिएट अ डीप लर्निंग या टू यूज द फीचर्स ऑफ डीप लर्निंग. ठीक है. पाइटॉर्च और टेंसर फ्लो दो आपके पास लाइब्रेरी है, आपका जिसमें कंफर्ट है आप उसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर टेंसर फ्लो से कोड बना हुआ है. ब्रेस्ट कैंसर का डेटा उठाया था हमने. ठीक. एंड वी were assumed to perform the classification. ठीक है. So these were the libraries which I have taken initially. numpy लिया, TensorFlow लिया, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा लोड करा जो sklearn के अंदर ऑलरेडी था. ये बेंचमार्क डेटा है, रेफरेंस डेटा है, इसका इस्तेमाल आप करिए. ठीक है. टू वर्क अपॉन विद द, ठीक है, your deep learning training part. Yes, Mr. Hitesh, you can ask the question. अच्छा, अमीशा मैम. हाँ यस मैम. हाँ मैम, हाँ बोलिए. यस सर, माय क्वेश्चन इज कि आपने जो जितने सारे अभी डेटा सेट बात की, हम्म. दैट इज ऑल इन बिल्ड. फॉर एग्जांपल वी आर इन एकेडमिक्स, हम्म. तो हम्म. कोई ऐसा एकेडमिक्स का कोई एग्जांपल लेके आप ये जनरेटिव एआई का लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल फीडबैक सिस्टम, हाँ हाँ. तो ऐसा कोई डेटा सेट लेके आप कुछ बता सकते हो कुछ यस मैम, लाइव, डेफिनेटली. मैं ऐसा ऐसा कुछ कुछ लेकर ही ट्राई करेंगे. बताऊंगा. यस मैम, जब मैं ओके. अपने प्रोजेक्ट के अंदर यस. अब जो डेटा सेट लूंगा दैट विल बी हाँ. नेक्स्ट. जैसे चेस्ट एक्सरे का डेटा ले लिया मैंने. ठीक है. जो कि हाँ. केगल पर अवेलेबल है. जब हम हम्म. जनरेटिव आई में आगे बढ़ेंगे कि क्रिएट कैसे करना है, एग्जिस्टिंग डेटा से नया डेटा कैसे क्रिएट करना है, तो मैम वो मैं जो है डेटा लूंगा वो आपका इमेजेस का जो डेटा है रिसर्च पर्सपेक्टिव, चाहे वो चेस्ट एक्सरे हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर का डेटा हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर यस. का यस. डेटा हो, तो मैं उस टाइप ऑफ डेटा को कंसिडर करूंगा. यहाँ मैंने शुरुआत में बोला कि डीप लर्निंग के एलिमेंट्स पर अभी बात हो रही है, मैं उन कंपोनेंट्स को समझाना चाह रहा हूँ जिसका यूज आपको आगे भी होगा. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स एंड देन हम उसको जो है वहां पर इशू नहीं आएगा. ठीक है मैम. तो आप जो कह रही हैं वो हम करेंगे. किसी. ऑलराइट. तो भाई यहाँ तो ब्रेस्ट कैंसर का डेटा लोड करा मैंने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिया. ठीक है. एंड स्टैंडर्ड स्केलर लिया. ये हम अज्यूम करते हैं कि डीप लर्निंग के अंदर जो डेटा आप देते हो ट्रेनिंग के लिए वो स्केल्ड डेटा हम दें. ये एक अजम्पशन है, हर एक मॉडल का एक अजम्पशन होता है. उसी तरीके से डीप लर्निंग में भी अजम्पशन है कि आप डेटा जो दें वो स्केल्ड डेटा दें. ठीक है. तो ये हमने किया है यहाँ पर. यस मैम, पूछिए. एनी डाउट यू कैन आस्क. ठीक है. यस, आई हैव डाउट. हाँ. यस निखिल. सर, जो हम अजम्पशन लेते हैं हाँ उसको हाँ. वैलिडेट कैसे करते हैं हम? सपोज हमने हाँ कोई एक मॉडल लिया है, हाँ. ठीक है. सो तो निखिल, उसके बात हम ये है अजम्पशन. आपको वैलिडेट करना है. आप अपना अजम्पशन से मॉडल को ट्रेन करें, उसके रिजल्ट्स प्लॉट करें एंड विदाउट उसको लेकर मॉडल को ट्रेन करें एंड रिजल्ट्स प्लॉट करें. हमारा मेन गोल डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग में यह है कि एरर्स कम हो
और स्कोर्स बढ़ें, ठीक है, वो चाहे आपका एक्यूरेसी हो, ठीक है, एज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ अ मॉडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो मेरा एक्यूरेसी इज समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने कहा सर वैलिडेट कैसे करें, कि हमने स्केल करा डेटा को, उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? फाइन, सो भाई ये बात है। आगे मैं आपको कुछ ऐसे कोड दिखाने वाला हूं जहां पर मैं आज ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन पे फोकस करूंगा, मैं ऑप्टिमाइजर्स पर फोकस करूंगा, मैं लॉसेस पर फोकस करूंगा जो कि डीप लर्निंग में होते हैं। बहुत ही खास चीजें हैं ये, ठीक है, और वहां पर आपको मैं वैलिडेट करके बताऊंगा कि यूज करा और यूज नहीं करा तो देखो रिजल्ट क्या आ रहे हैं। आप प्लॉट्स चेक करिए उनके, आप स्कोर्स चेक करिए उनके कि क्या होता है। दिस इज हाउ वी कैन वैलिडेट, ठीक। तो ये कंजम्पशन है यहाँ पर स्केल करना डेटा को, और स्टैंडर्ड स्केलर होता है एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो न्यू मीन होता है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो हर एक पॉइंट में से उस फीचर का मतलब हर एक पॉइंट जो उस फीचर में है उसमें से आप मीन को माइनस करें और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें तो आपको स्केल्ड डेटा मिलता है। तो यहाँ पर हम डेटा को स्केल करके दे रहे हैं, ठीक है, मॉडल के अंदर ट्रेनिंग होने के लिए। कोशिश मेरी यही है कि डेटा का ओरिएंटेशन जो है ना वो स्पेसिफिक बना रहे। क्या है कि डेटा ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम मशीन लर्निंग ले लो चाहे डीप लर्निंग ले लो, डेटा ही इंपॉर्टेंट है। जैसा फीड करोगे वैसा पाओगे। और यदि डेटा के ओरिएंटेशन में डिस्टॉर्शन है, डेटा में आउटलायर है, डेटा में नॉइस है, और जो भी आप समझें डेटा के पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो भाई आप ये कहें कि डेटा स्क्यूड है, वट एवर, ठीक है, जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोबेबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंडिंग है, भाई वही आपको मॉडल जो है करके देगा रिजल्ट में। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं यहां पर स्केल करके डेटा को देने की कि भाई देखो सुनो समझो कि डिफरेंट फीचर्स हैं डेटा में, ओके, किसी भी फीचर का इंपॉर्टेंस इतना ना हो कि दूसरा वाला फीचर बेचारा बैठ जाए उसके सामने। तो स्केल करो डेटा को कि भाई आप सब हम जो है एक पर्टिकुलर स्केल को फॉलो करें, ठीक है, और फिर अपन मॉडल के अंदर जाएं ट्रेनिंग होने के लिए। वरना क्या होता है, डोमिनेंस वाला फैक्टर होता है। कोई ऐसा फीचर डेटा के अंदर जिसका वेरिएंस हाई हो, वो दूसरे वाले डेटा के अंदर जो फीचर है उसका यदि वेरिएंस कम हो तो वो बड़ा वाले वेरिएंस वाला ना छोटे वेरिएंस वाले को दबा देता है, उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है, ठीक है। और हमेशा हमने ये पढ़ा भी है, द फीचर विच इज हैविंग द हाई वेरिएंस इज हैविंग द हाई कंट्रीब्यूशन इन द मॉडल डेवलपमेंट। तो वो बेचारा जो लो वेरिएंस वाला है ना वो चुप बैठेगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाई सबको बराबरी का जो है कंट्रीब्यूशन देने का हक मिले मॉडल के ट्रेनिंग में। इसलिए ये स्केलिंग वगैरह करना पड़ती है अपन को, नॉर्मलाइज करना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है जो डेटा के कारण मॉडल के ऊपर पड़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखें वरना मॉडल रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। और यही स्किल्स हैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की, आपको डेटा समझ में आना चाहिए। तो उसके जो बेसिक नॉर्म्स हैं ना वो कवर करके चलो, ठीक। तो यहां पर मैंने स्केल करा, डेटा को लोड भी कर दिया भाई, मैंने डेटा को उसको स्प्लिट भी कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ये पहले तो ये आपने डेटा को लोड करके एक्स और वाई बनाए, फिर उसके बाद आपने डेटा को स्प्लिट करा, फिर आपने उसकी स्केलिंग करी स्टैंडर्ड स्केलर से कि भाई आप एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों को स्केल कर दीजिए, और फिर आपने एक आर्किटेक्चर बनाया। और मॉडल को मतलब डेवलप करने में इसका आर्किटेक्चर अभी आपको मैंने बहुत बेसिक से ही रखा था, क्योंकि दिस इज सर्टेनली एन इशू, द पीपल डोंट नो हाउ टू बिल्ड आर्किटेक्चर ऑफ अ डीप लर्निंग, नहीं आता समझ में, क्या करें, ठीक है। और आसान से शब्दों में प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग है आपके पास, ठीक। ये आर्किटेक्चर बना हुआ है वहां पर। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं इनिशियल लेवल पे किसी को भी कि सर इनपुट लेयर जो है हमारी, ठीक है, जो इनपुट है उसमें हम हर एक न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हैं या क्या है आप, ठीक है, मीन्स हाउ द इंटरकनेक्शन इज बिन गोइंग ऑन। जैसे कि लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन एंड लिसन टू इट केयरफुली, ठीक है। ये डाउट ऐसे हैं जो हमेशा बने रहते हैं और सामने वाला पूछ ही नहीं पाता
कहीं पर भी हो आप, ठीक है। सो यू नो व्हाट हैपेंड, जो प्रीवियस क्लास का डिस्कशन हुआ था, आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स यदि 4 हैं, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ न्यूरॉन 128 हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में ही हमारा डिस्कशन हो चुका था कि हर एक न्यूरॉन को आपको ये इनपुट देने हैं, ठीक है। एवरी इनपुट विल बी गिवन टू एवरी अदर न्यूरॉन देने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूरॉन खाली बैठेगा। आप जब आर्किटेक्चर बना रहे हो, आपने यहां पर लिखा, ठीक है, व्हाट यू हैव रिटन, डेंस 128, ठीक है, ये आपने लिखा, और आप शेप प्रिंट करवाओ, यानी अपने डेटा का आप यदि शेप प्रिंट करवाओ, तो आपके पास ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 455 रोज हैं, 30 कॉलम है, यानी 30 जो है आपका नंबर ऑफ फीचर्स हैं, और इनपुट लेयर पर आपने नंबर ऑफ न्यूरॉन ले रखे हैं 128, ठीक है। तो कोई भी 128 खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। एवरी न्यूरॉन विल बी पोजेसिंग 30 इनपुट्स, 30 के 30 हर एक न्यूरॉन में जाएंगे, ठीक है। और तभी जाके आप जब आर्किटेक्चर प्रिंट करते हो, यहां पर डिस्प्ले करवाते हो, समरी प्रिंट करवाते हो, तो 3968 पैरामीटर आपको नजर आते हैं। वो इसलिए नजर आते हैं कि 128 के अंदर, ठीक है, 128 न्यूरॉन के अंदर 30 जो है इनपुट गए हैं, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है, विच विल बी नियर टू 3968, क्योंकि अब उसमें मुझे उसमें बायस भी जोड़ना पड़ेगा, तो जो भी आंसर आएगा, यू आर गोइंग टू ऐड 128 बायस टू इट, सो द आंसर विल बी व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है, 3968, ये आपको आंसर मिलेगा, ये आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। बायस 128 क्यों है, क्योंकि हर एक न्यूरॉन को एक बायस देना पड़ता है, ठीक है। बायस इज एन एरर टर्म, वेट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स, ये आपको काम करना रहता है, ठीक है। बात समझ में आई? यस, अनिल सर, आज द क्वेश्चन। सर आपका माइक में कुछ इशू है, सर यू कैन राइट इट, सर देयर इज एन इशू इन योर माइक, सो आई हैव टू म्यूट यू, so there is an issue in your mic, you can't means, सर आपकी वो डिस्टरबेंस के कारण से सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके सर, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, स्टिल आई कांट हियर, खैर एनीवेज, हाँ, तो मैं ऐसा बोल रहा था, आर्किटेक्चर प्रीवियस क्लास का डिस्कशन हुआ, और ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको निकल के आए थे सामने, जो कि हमने यहाँ पर नोट करे थे, फाइन, ठीक है। ये सर आप पूछिए। हाँ Sir, सर, I'm audible now? हाँ यस यस, अब ठीक है, हाँ पूछिए। Yes, sir. Sir, when you say that 30 features, can one neuron can take हाँ directly हाँ those हाँ, 30 डायरेक्टली features? सर, डायरेक्टली, Okay, sir, that बिल्कुल was डायरेक्ट ले question. रहा है, यस सर। Okay, sir. और आप ये Means, sir, देखिए, say, आप देखिए सर, फॉर्मूला thousands होता are है there, डब्ल्यू then आई एक्स आई। okay, sir. Individually, I can feed directly, sir, rather than giving 30 neurons individually. हाँ, 30 न्यूरॉन्स इंडिविजुअली नहीं दे रहे सर आप, मतलब ऐसा नहीं है Okay, sir. कि सर दिस न्यूरॉन विल बी सप्लाइड, मतलब दिस वेट शुड बी सप्लाइड, या इनपुट विल बी सप्लाइड टू दिस न्यूरॉन, ये इसको नहीं सर, एवरी टू एवरी होता है सर, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होता है यहाँ पे, ओके, ये प्रीवियस क्लास में भी समझा चुके हैं सर, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस विल बी देयर, ओके, ठीक। तो ऐसे करके हमारे नंबर ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें बनी, और आर्किटेक्चर बनाने में हमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं, जो आपको समझाया था, बात ये थी, आप लिख रहे थे मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल, ठीक है। मैंने ये प्रीवियस क्लास में बताया कि आप टेंसर फ्लो जो लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करो, वो फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी क्या फ्रेमवर्क है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन सब एप्लीकेशंस को, इन सब लाइब्रेरीज को, और टेंसर फ्लो के ऊपर ही केरास नाम की लाइब्रेरी ये डील करती है सबसे, ये डील करती है लेयर्स से, ये डील करती है मॉडल्स से, ये डील करती है प्री प्रोसेसिंग से, तो इनको प्लेटफॉर्म देने का काम टेंसर फ्लो ने करा है, ठीक है।
तो भाई आप सिक्वेंशियल मॉडल बनाते हो, पैरेलल मॉडल वाली कोई चीज ऐसी जो है मैंने तो नहीं देखी डीप लर्निंग के अंदर कि पैरेलल मॉडल। सिक्वेंशियल इसलिए क्योंकि हम जो है फॉरवर्ड दिशा में जाते हैं, ट्रेनिंग जो होती है आगे की तरफ होती है ट्रेनिंग, ठीक है, फॉरवर्ड दिशा में जाते हैं, तो मॉडल सिक्वेंशियल बनाए, ठीक है। और एक बार मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल लिखा, अब सीधा सीधा हिसाब किताब आपका होता है कि मॉडल डॉट ऐड, ठीक है, आप लेयर्स ऐड करना शुरू करें। और आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिर्फ डेंस लेयर ऐड करना बताया था कि मॉडल डॉट ऐड डेंस, आपको जितने न्यूरॉन रखना है यहां रखिए, ठीक है। अभी 128 आपके सामने नजर आ रहे हैं, 128 रखिए। आपको एक्टिवेशन फंक्शन यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि होगा रेलू, ठीक है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। वो क्यों? क्योंकि रेलू इज वन ऑफ द फेमस एक्टिवेशन फंक्शन, और नॉन लीनियरिटी मुझे चाहिए अपने डीप लर्निंग मॉडल के अंदर, वो इसलिए ताकि वो मॉडल जो है हिडन पैटर्न्स इन द डेटा को अंडरस्टैंड करे। अब मैं एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि सर मशीन लर्निंग पढ़ लिए, डीप लर्निंग पढ़ लिए, जनरेटिव एआई पढ़ा रहे हो, और ये कहा जाता है हर जगह, कोई हमसे पूछे व्हाट डू मीन बाय मशीन लर्निंग, व्हाट यू डू इन दैट, डीप लर्निंग में क्या करते हो, तो भाई आप ये जवाब देते हो उनको कि हम मॉडल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और मॉडल ऐसा डेवलप कर रहे हैं जो डेटा में हिडन पैटर्न्स को समझे। तो सामने वाला बोलेगा यार भाई मुझे ये तो बता दे ये हिडन पैटर्न होते क्या है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, हिडन पैटर्न मतलब क्या। तो मैंने जो है इसको इस तरीके से समझा आपके सामने, इफ आई राइट लाइक दिस 1 4 9 16 25, तो सोहिल आप मुझे बता सकते हैं अगला नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द 36। 36। आप समझे ना, आप ये पैटर्न समझे, करेक्ट। है ना? ये पैटर्न क्या है? 1 का स्क्वायर, सम 2 का स्क्वायर्स। स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो भाई उस सामने वाले को ये बताना है, हिडन पैटर्न्स इन द डेटा समझने का मतलब ये है कि यदि फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ सीक्वेंस, ठीक है, तो अगला नंबर क्या होगा? यही तो मॉडल से प्रिडिक्शन करवा रहे थे ना, जो मैंने अभी सोहिल से पूछा कि उसने इंटरप्रेट कर लिया ना ब्रेन में कि सर आप एक सीक्वेंस बना रहे हो जिसमें हर एक नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसने बोल दिया 36। मैं मॉडल को यही समझाना चाहता हूं कि अगला नंबर 36 आएगा, ये तो प्रिडिक्शन करवाना है उससे। यही होते हैं हिडन पैटर्न। तो बहुत इजी वे में बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि मॉडल से हम क्या आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, पैटर्न का मतलब क्या होता है। यू आर हैविंग अ सीक्वेंस ऑफ डेटा एंड दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम मॉडल टू एनालाइज, दिस इज व्हाट वी वांट मॉडल टू अंडरस्टैंड कि भाई अगला नंबर 36 आएगा, सबका स्क्वायर है। ओके, तो आपको यहां मॉडल में लेयर ऐड करना बताया, मॉडल डॉट ऐड डेंस 128, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू, और सबसे पहली वाली जो डेंस लेयर होती है ना उसमें इनपुट शेप तो देना मांगता है, ठीक है, कि भाई ये कितने इनपुट लेगा। तो 30 आपका जो डेटा का साइज था, तो इसने 30 इनपुट लिए और वो सब में बट गए। द डेटा हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन ही कंप्यूटेशनल यूनिट्स हैं, सबको जाएंगे। उसके बाद अब आपकी इच्छा है, आप अगली एक और लेयर जोड़ो, उसमें 64 न्यूरॉन रख दो, एक और लेयर जोड़ो उसमें 32 रख दो, एक और लेयर जोड़ो उसमें 16 रख दो, एक और जोड़ो उसमें 8 रख दो, और आखिरी वाली आपकी आउटपुट लेयर है। क्योंकि क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो मेरे को एक न्यूरॉन की आवश्यकता है, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड रहेगा, यही क्लासीफायर है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन ही क्लासीफायर है। और आपको मैंने मैथ्स भी बता दी थी क्या लग रही है, व्हाट इज द मैथ्स ऑकरिंग हियर। तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये जो है मेरे को आउटपुट मिलता है न्यूरॉन से, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, एक्चुअली इट इज अ समीशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द न्यूरॉन, ये मिलता है मेरे को। इसको मैं उठा के देता हूं एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर एज एन इनपुट, ठीक है, जो कि मेरा अभी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है। तो रेलू क्या करता है आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था कि यदि इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट 0 होगा, और इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये मेरा रेलू काम करता है, यानी एक्स यदि आपका इनपुट -5 है तो आउटपुट 0, इनपुट यदि +5 है तो आउटपुट +5 ही होगा। ये रेलू का काम है, ठीक है। काफी फेमस एक्टिवेशन फंक्शन है हर न्यूरल नेटवर्क में, और CNN वहां पर रेलू का यूज होता है।
रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में रेलू यूज नहीं होता, वहां पर सिग्मॉइड और टेनएच यूज होता है। जो आपने देखा ना एलएसटीएम, बाई एलएसटीएम और टाइम सीरीज के जो होते हैं, वहां पर रेलू यूज नहीं होता। ठीक है, बाकी हर जगह रेलू का यूज होता है, और मैंने यहां पर ये लगाया है एक्टिवेशन फंक्शन। बस उसके बाद भाई मैंने मॉडल की समरी प्रिंट करवाई और मॉडल को कंपाइल करा। वो कंपाइल यानी मॉडल को कन्फिगर करना मेरे को। आपने आर्किटेक्चर तो बना दिया, आपने ढांचा तो बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दिया उसको, अब ये उसको क्या करो, आप कंपाइल करो। ठीक है, कंपाइलेशन में आपको ये जब मॉडल रन होगा, जब एग्जीक्यूट होगा, तो वो किन एलिमेंट्स का यूज करेगा, ये आपको कंपाइलेशन में क्लियर करना पड़ेगा। और यहां पर 3 एलिमेंट्स यहां मेंशन करे गए, ऑप्टिमाइजर, लॉस और मैट्रिक्स। ये मैंने जो है यहां पर मेंशन करे हैं, इनके ऊपर भी मैं आऊंगा। ठीक है, इनके ऊपर भी मैं आऊंगा। ठीक है, कंपाइल करा, फिर मॉडल फिट यानी यहां से ट्रेनिंग शुरू कर दी। ठीक है, ट्रेनिंग हो रही है और बाद में आपने ट्रेन होने के बाद आपने उसके स्कोर्स प्रिंट करा दिए। This is the simplest way how you can create an architecture. This is how you can compile, run the model, train the model, and print the scores. Later on, you can display the results also. Visuals भी बना सकते हो आप, सब पे आएंगे, बात करेंगे। भाई मेरे को आज जो कंसर्न करना है यहाँ पर आर्किटेक्चर चेंज में, एक जो लेयर होती है, ठीक है, ड्रॉप आउट, उसके बारे में मैं आज शुरुआत करता हूँ। ड्रॉप आउट के बारे में मेरे को बताना है आपको। ठीक है, सो देर इज वन मोर कोड विच इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ऑफ दिस ड्रॉप आउट। क्या होता है कि हमारे चाहे मशीन लर्निंग मॉडल हो चाहे डीप लर्निंग मॉडल हो, दे आर सब्जेक्ट टू ओवरफिटिंग। ठीक है, ओवरफिटिंग होती है उनमें। और जब भी आप पढ़ते हैं एमएल, डीएल, डेटा साइंस, तो ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग ये तो बताते ही हैं। ठीक, और आप समझते हो कि ओवरफिटिंग मीन्स कि ट्रेनिंग में तो मेरा मॉडल अपने आप को होशियार समझता। ठीक है, ट्रेनिंग में वो एक्यूरेसी देता है भाई 95% से ऊपर, कभी 100% देता है ट्रेनिंग में। और टेस्टिंग में भाई उसको जो है बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं पाता, वो पैटर्न ही नहीं पकड़ पाता टेस्टिंग में। यानी सीन डेटा पर गुड, अनसीन डेटा पर फेल। और भी हम कहते हैं कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी या वैलिडेशन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होना, ये ओवरफिटिंग को दर्शाता है। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब भी मॉडल ट्रेन हो तो वैलिडेशन की एक्यूरेसी ऊपर आए, ट्रेनिंग की नीचे आए। यानी कि भाई अनसीन डेटा पर मेरा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, कि वैलिडेशन की स्कोर ऊपर हो, ट्रेनिंग का कम हो, तो मैं खुश होऊंगा, हाँ यार भाई मेरा मॉडल ट्रेन हो रहा है, अनसीन पर वो अच्छे से पकड़ रहा है। ठीक है, और लॉसेस जो हैं मेरे, वो ऐसे हैं कि ट्रेनिंग के लॉस ज्यादा हो और वैलिडेशन के लॉस कम हो। ठीक है, ये भी मेरा एक्सपेक्टेशन है। दो एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं प्लॉट जो बनाता हूं ना, एक्यूरेसी और लॉसेस का बनाता हूं क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में, तो भाई ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा चलना चाहिए हिसाब किताब। ठीक, तो भाई अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ओवरफिटिंग यानी मॉडल क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने पैटर्न समझ लिया डेटा का, यानी वो क्या कर रहा होगा, आपके डेटा में हो सकता है, अब ये डेटा का इशू है, ओवरफिटेड मॉडल को कोई मजा नहीं आ रहा ओवरफिट होने में, उसकी कोई गलती नहीं है, आपने डेटा ही ऐसा दिया यार, क्या करें। आप डेटा पे पहले अच्छे से काम करो, क्योंकि जैसा फीड करोगे वैसा मॉडल ट्रेन होगा। हाँ, मॉडल के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अपन कुछ बदलाव करके चीज़ों में जो है वो वेरिएशन ला सकते हैं, रिजल्ट्स में वेरिएशन ला सकते हैं। मशीन लर्निंग में भी ऐसा है कि आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू, इतना मॉडल के हाथ में है। बाकी आप पहले डेटा की अच्छे से प्री प्रोसेसिंग करें तो आप बचा सकते हो। जैसे ऐसे फीचर जो इंडिपेंडेंट हो, आपस में कोरिलेटेड हो, कोलिनियर हो, उनको निपटाओ, आउटलायरों को निपटाओ। ठीक है, नॉइस वॉइस डेटा से रिमूव करो आप, तो डेटा को व्यवस्थित करो, स्केल करो, नॉर्मलाइज करो। ऐसा जब डेटा पूरा रिफाइन हो जाए उसके बाद मॉडल को दो। ठीक है, फिर यदि कहीं कुछ लफड़ा होता है तो अपन मॉडल के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर कुरा के कोशिश करेंगे कि इंप्रूव कर लें। दैट्स व्हाट वी कैन डू। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, ये ओवरफिटिंग का मैटर आया। ओवरफिटिंग के मैटर को ही दूर करने के लिए वन ऑफ द टेक्निक इज ड्रॉप आउट।
अब आपने अभी देखा कुछ देर पहले कि भाई मैं ऐसा आर्किटेक्चर बना रहा था, बना भी लिया, उसमें जब मैंने इनपुट दिया तो वो इनपुट सारे न्यूरॉन तक पहुंच गया, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एवरी न्यूरॉन इज हैविंग एन इनपुट। ठीक है, यानी कि सारे न्यूरॉन ट्रेनिंग पे लगे गए, ऑल ऑल न्यूरॉन्स आर रेडी टू गेट ट्रेंड। अब यार सबको काम पे लगा दोगे, यहां पर सारे न्यूरॉन को लगा दोगे ट्रेनिंग के, तो यार ये डिपेंडेंस हो गया, एवरी न्यूरॉन इज डिपेंडेंट ऑन एवरी अदर न्यूरॉन, डिपेंडेंसी हो गई यहां पर उनकी। ठीक है, डिपेंडेंसी हो गई, ये एक कारण हो सकता है मॉडल के ओवरफिटिंग का। तो इसको अपन जो है इस तरीके से समझेंगे कि मशीन लर्निंग में ड्रॉप आउट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रैंडमली इग्नोरिंग सर्टेन नोड्स और न्यूरॉन्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मैं इग्नोर करना चाहता हूं रैंडमली न्यूरॉन्स को, कि भाई सारे के सारे ट्रेन ना हो, मैं नहीं चाहता कि सब ट्रेन हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कुछ न्यूरॉन ट्रेन हो। ठीक, सो इन द फिगर बिलो जो कि आप देख रहे हैं यहां, ये ग्रीन जो है ये स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क है। आपको दिख रहा है कि हर एक न्यूरॉन हर एक दूसरे न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड है, यानी डिपेंडेंसी है उनकी। ठीक है, और अगले आर्किटेक्चर में आप देख रहे हैं कि कुछ रेड डॉट्स बनाए गए हैं। ये जो रेड वाले न्यूरॉन है ये ड्रॉप आउट है। ठीक है, ये ड्रॉप आउट है, मैंने इनको ट्रेन नहीं करूंगा। ठीक, और रैंडमली मैं कोई भी न्यूरॉन को ड्रॉप आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो लेयर होती है, जो लेयर ऐड होती है, दैट इज अ ड्रॉप आउट लेयर, ड्रॉप आउट। ठीक है, और आप यहां पर ये प्रोबेबिलिटी देते हो कि भाई हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स आई वांट टू ड्रॉप, कितने कम करना है मेरे को। जैसे आपने 0.2 दिया और आपके पास 10 न्यूरॉन्स थे ट्रेनिंग के लिए, इफ देयर आर 10 न्यूरॉन्स फॉर द ट्रेनिंग, यदि आपने 0.2 दिया यानी 20% ऑफ द न्यूरॉन्स आप चाहते हो कि वो ड्रॉप हो जाए, वो ट्रेन ना हो, तो भाई ऐसा होगा कि 8 न्यूरॉन की ट्रेनिंग होगी और 2 ड्रॉप हो जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। और रैंडमली कोई से भी 2 हो सकते हैं, ये कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी पी। ठीक है, कि मुझे 10 में से 2 को ड्रॉप करना है, तो कौन से करना है वो अपने आप लगा लेगा खेल। ठीक है, फाइन, ऐसे वो ड्रॉप हो जाएंगे, कोई से भी 2 हो सकते हैं, जरूरी नहीं, आप देख लीजिए डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये 2 ड्रॉप हो गए। तो आप यदि डीप लर्निंग की कोई लेयर बनाएं, ठीक है, आपने एक लेयर बनाई, कौन सी, डेंस लेयर आपने बनाई, ठीक है, उसमें आपने न्यूरॉन दिए, उसके नीचे ड्रॉप आउट लगा दो। फिर आपने एक डेंस लेयर और बनाई, उसके नीचे फिर ड्रॉप आउट लगा दो। ठीक है, आप सारे न्यूरॉनों को ट्रेनिंग ना करें। अब प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन आया था, सोहेल ने पूछा था सर आप 10 ले रहे हो न्यूरॉन, उसमें आप यदि कहते हो कि सर 0.2 को ड्रॉप आउट कर दिया, यानी 2 को ड्रॉप आउट कर दिया, बचे 8, तो सर बेटर ये ना 8 ही को लो ना सर। आप ये ड्रॉप आउट काहे लगा रहे हो, क्यों क्यों कर रहे हो, ये एक लाइन और क्यों जोड़ दिया आपने, आपको 8 लेना थे ना, तो 8 ही लो ना, ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हो। तो भाई 8 यदि मैं ले भी लूंगा, चलो फिर भी ये आपस में इंटरकनेक्टेड तो होंगे, 8 आठों की 8 इंटरकनेक्टेड तो होंगे। ठीक है भाई, मैं ये क्या होगा, और हर एक इटरेशन में ये 8 का इंटरकनेक्शन हमेशा बना रहेगा, एवरी इटरेशन एवरी ईपो दिस 8 विल ऑलवेज बी कनेक्टेड। ड्रॉप आउट ने बताऊं क्या होता है, पहले इटरेशन में जिन 2 को तुमने निपटाया था ना, अगले इटरेशन में वो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, कोई दूसरे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यानी भाई मैं इंटरकनेक्शन ना हमेशा एक जैसा मेंटेन नहीं करूंगा यहां पे, ये फायदा होगा ड्रॉप आउट का। ठीक है, और आज ये क्वेश्चन आया सर वैलिडेट भी करके बताओ कि ड्रॉप आउट से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसका भी कोड है, उसके भी रिजल्ट्स हैं, वो भी दिखाएंगे, वैलिडेशन वाली बात भी करेंगे। तो भाई ये अप्रोच है ड्रॉप आउट की। ठीक है, तो ये रिसर्च पेपर के बिहाफ में है। ठीक है, 2014 के अंदर वी आर हैविंग अ रिसर्च पेपर जिसका नाम था ड्रॉप आउट, अ सिंपल वे टू प्रिवेंट न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम ओवरफिटिंग। ठीक है, वहां पर ये बात कही गई थी। और रेगुलराइजेशन टेक्निक, तो भाई रेगुलराइजेशन मशीन लर्निंग में भी है, डीप लर्निंग में, और रेगुलराइजेशन ओवरफिटिंग की ही तक्कड़ है। ठीक है, इसी को कंपटीशन देता है वो, आपका मॉडल ओवरफिट ना हो इसलिए आप रेगुलेशन करो। रेगुलेशन मीन्स अ पेनल्टी,
ठीक है, आप मॉडल को पेनल्टी दे रहे हो कि भाई देख तू ओवर फिटिंग ना कर, वी आर पेनलाइजिंग यू फॉर दैट। ये पेनल्टी ही रेगुलराइजेशन होती है। इन जनरल दो टाइप की पेनल्टी होती है, L1 और L2। L1 होता है लेसो और L2 होता है रिज। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन भी होता है, दोनों मिलाकर भी लगा सकते हैं, जिसको मैं इलास्टिक नेट बोलता हूं। ठीक है, इलास्टिक नेट। सो ये पेनल्टी है जो मैंने मॉडल को लगाई है, अप्लाई करी है उसके ऊपर। यानी ऐसे कोएफिशिएंट्स मॉडल के अंदर, ऐसे पैरामीटर्स मॉडल के अंदर जो ओवरफिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जरा उनका खेल करो आप। ये L1 L2 से यही होता है। those features, those parameters who are responsible for the overfitting, I want to trap them। या तो मैं उनको खत्म ही कर दूंगा, जीरो ही कर दूंगा, जो कि L1 करता है। ये फीचर सिलेक्शन टेक्निक होती है L1। थोड़ा सा और बताऊं तो इट्स अ फीचर सिलेक्शन टेक्निक। ये वो वाले फीचरों को ड्रॉप ही कर देता है जो ओवरफिटिंग कर रहे हैं, निपटा ही देता है उनको। और L2 जो होता है, ये जो है ये अवॉइड करता है। एक्चुअली इट इज अवॉइडिंग। अवॉइड कैसे क्या करता है ये? दैट मीन्स जो है यहां पर किसी फीचर को ड्रॉप नहीं करेगा, बट इंपैक्ट को कम करने का काम करता है ये। रिच इंपैक्ट ऑफ ओवरफिटिंग इट विल ट्राई टू रिड्यूस, ये काम करता है। ठीक है, तो लेसो एंड रिच दो रेगुलेशन टेक्निक है। इन दोनों को मिक्सअप में भी यूज कर सकते हो, डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में भी कर सकते हो। इलास्टिक नेट से एल्गोरिदम है, ठीक है, ये कर सकते हो। सो इट्स द काइंड ऑफ अ पेनल्टी विच वी गिव टू द मॉडल, ये काम करते हैं। ठीक है, तो भाई रेगुलराइजेशन के अंदर ही ड्रॉप आउट आता है। ड्रॉप आउट इज वन ऑफ द रेगुलराइजेशन टेक्निक टू अवॉइड या टू प्रिवेंट माय मॉडल फ्रॉम ओवरफिटिंग। ठीक है, और पढ़ते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर कि भाई ड्रॉप आउट अप्लाई करोगे आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर भाई, और थिन नेटवर्क बनाने की कोशिश करोगे। चलो भाई, अब आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, न्यूरल नेटवर्क भी, ये डीप लर्निंग वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थिन, एक होता है थिक। तो इन जनरल थिक नेटवर्क ही होता है। थिक बोले तो हर एक न्यूरॉन का हर एक न्यूरॉन से इंटरकनेक्शन कहलाता है थिक। भाई जब आपके संबंध घनिष्ठ होंगे, गहरे होंगे, तो थिक ही होगा। और यदि आपके संबंध घनिष्ठ नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे ही है, हाँ चल ठीक है, जान पहचान है बस ऐसे ही, तो थिन होगा। ठीक है, तो थिन नेटवर्क में मैं जो आर्किटेक्चर बनाता हूं, ये देखो, विद अ स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन इट्स हिडन लेयर, these networks are relatively shallow and have a limited capacity to learn the complex network from the data. Thin networks are often used when the data set is small, problem is simple, and require few computational resources and less prone to overfitting. यहां पर मैं इंटरसेक्शन भी, मतलब इंटरकनेक्शन भी कम कर दूंगा, नंबर ऑफ न्यूरॉन भी कम रखूंगा, तो ये थिन नेटवर्क होगा। और थिक के अंदर क्या होगा, यहां पर डीपर कनेक्शंस होंगे। द नेटवर्क इज डीपर एंड हाई कैपेसिटी टू लर्न, यानी मुझे न्यूरॉन्स भी ज्यादा रखना है, इंटरकनेक्शन भी मेरे को पूरे बताने हैं, और कॉम्प्लेक्स पैटर्न को मेरे को उसको लर्न करवाना है, तो भाई मैं सबको इंटरकनेक्ट करूंगा, तो ये थिक नेटवर्क होगा। ठीक है, यहां पर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे, और ये ओवरफिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वही बात है, हर एक न्यूरॉन को हर एक न्यूरॉन से कनेक्ट करोगे तो भाई डिपेंडेंसी तो होगी ही। दे आर मोर ससेप्टेबल टू द ओवरफिटिंग एंड नॉट अप्रोप्रिएटली रेगुलराइज। तो रेगुलेशन करना है तो ड्रॉप आउट लगाना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। तो या तो तुम थिन नेटवर्क बनाओ, छोटा बनाओ, कम न्यूरॉन रखो, या इंटरकनेक्शन ही कम कर दो साला। ठीक है, वो ड्रॉप आउट का यूज करो। ठीक है, इंटरकनेक्शन कम करो। ठीक है, तो वो मेरे को हेल्प करेगा। यहां पर ये कहा गया, ठीक है, कि न्यूरल नेटवर्क में मैं थिन करता हूं। थिन यानी रैंडमली न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देता हूं, डीएक्टिवेट कर देता हूं। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई मेरे को हेल्प हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो इन प्रैक्टिस द चॉइस बिटवीन द थिन एंड द थिक डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। आपका डेटा कैसा है, ठीक है, प्रॉब्लम कैसी है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस आपके पास कितने हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं। ठीक है, एंड यदि आप ये देखो, ये रिसर्च पेपर के अंदर उनका ये कंक्लूजन था, जो अभी मुझसे कुछ देर पहले पूछा गया, सर वैलिडेट करिए
कि आप ड्रॉप आउट कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए, विदाउट ड्रॉप आउट आपको इस तरीके का पैटर्न मिल रहा था, विद ड्रॉप आउट आपको इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये परसेंट क्लासिफिकेशन एरर है। जब ड्रॉप आउट यूज करा तो एरर कम हुए मेरे को। ठीक है, और जब मैंने ड्रॉप आउट यूज नहीं करा था तो एरर ज्यादा थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन एरर परसेंटेज में दिए, विद एंड विदाउट ड्रॉप आउट, ये कहा गया। ठीक है, ये आपका जो पेपर है 2014 के अंदर, उसी को मैं रेफर कर रहा हूँ। ड्रॉप आउट अ सिंपल वे टू प्रिवेंट न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम ओवरफिटिंग, JMLR 2014। उस रिसर्च पेपर में ये सब रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, वहीं से ये ग्राफ लिया गया है। तो क्लासिफिकेशन एरर्स जो हैं, मेरा मॉडल विदाउट ड्रॉप आउट जो है और विद ड्रॉप आउट जो है उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, मुझे विद ड्रॉप आउट अच्छा रिजल्ट उसने दिया है। ठीक, and it is observed that the models with dropout had a lower classification error than the same models with the dropout at a given point. ठीक है, the lower error is because dropout has been overfitting on the training by reducing the reliance of each unit in the hidden layer on the other units. वही मैं कह रहा हूं बार बार, हर एक यूनिट के ऊपर निर्भरता, हर एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन के ऊपर निर्भरता। क्यों भैया आप, अच्छा फिर सुनो, ये ट्रेनिंग में मॉडल को ट्रेन कर रहे हो ना, क्या होता है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में होता क्या है, आप वेट और बायस एडजस्ट करते हो, दैट मीन्स पैरामीटर एडजस्ट करते हो, यही होता है। ठीक है, पैरामीटर एडजस्टमेंट्स। अब हर एक न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, और वेट जो होता है दैट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन, ये बताया स्ट्रेंथ है। अब यदि जुड़े होंगे तो वेट होगा, एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, यानी डिपेंडेंसी तो है न्यूरॉन से न्यूरॉन के इंटरकनेक्शन में, वेट से ही उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करी गई है। ठीक, तो इसी डिपेंडेंसी के चक्कर में सब वेट एडजस्ट हो गए, सारे हो गए वेट एडजस्ट, और हो गए तो भाई मैं मोर प्रोन टू ओवरफिटिंग हो गया इस एडजस्टमेंट के कारण, इस डिपेंडेंसी के कारण, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, आई वॉन्ट कि भाई सारा तो एडजस्टमेंट ना करो आप, कुछ कम करो आप एडजस्टमेंट, मेरी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी मेरे को ले जाएगी इस बात की तरफ कि आपने सब कुछ सीख लिया, यू हैव लर्नड एवरीथिंग, बिकॉज एवरी कंप्यूटेशनल यूनिट इज गिविंग यू सम रिजल्ट्स, तो ये उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, यू हैव लर्न एवरीथिंग, सब पकड़ लिया हमने, सब जो है तैयारी हो गई हमारी। ठीक है, जो कि वास्तविकता में जब अनसीन डेटा दोगे वहां पर ये इशू दे देगा। दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। तो भाई यही चीज़ है। ठीक है, कि जब उन्होंने MNST का डेटा लिया, दैट मीन्स वो इमेजेस, हैंड रिटन इमेजेस का डेटा सेट लिया, उसके ऊपर उन्होंने चेक करा तो ड्रॉप आउट 0.5 के साथ जो है वो बेटर रिजल्ट दे रहा था। ये रिसर्च पेपर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, उसी रिसर्च पेपर का डायग्राम है। ठीक है, MNST का जो डेटा है ये स्टैंडर्ड डेटा है। ठीक है, और उन्होंने एक लेयर ली 256 न्यूरॉन्स की विदाउट ड्रॉप आउट ली, और उसी तरीके से सेम लेयर अब उन्होंने एक और ली, दूसरा आर्किटेक्चर बनाया जहां पर 0.5 का ड्रॉप आउट लिया, और उसने आपको बेटर रिजल्ट दे दिया। ये ड्रॉप आउट का काम था। ठीक है, दिस इज व्हाट ड्रॉप आउट डिड। ऑलराइट, तो मेरा जो आर्किटेक्चर है यहां पर बनाया गया, विच यू आर सीइंग, आई हैव एडेड ड्रॉप आउट लेयर 0.2, I have added dropout layer 0.2 after every dense I am using the dropout layer। ठीक है, तो ऊपर का रिजल्ट आपने देखा, इस तरीके के प्लॉट मेरे को नजर आ रहे हैं, यहां पर ड्रॉप आउट का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिल्ड, ये मेरा आर्किटेक्चर है, सिंपल डेंस लेयर। और अब मैंने अगले वाले कोड के अंदर ड्रॉप आउट का इस्तेमाल करा है। सेम डेटा पता नहीं, मैं देख लेता हूं, यदि सेम डेटा नहीं है तो वी कैन मेक इट। ठीक है, ये मेरा जो है कोड। ठीक है, लेट मी टेक इट। ठीक है, उसको कंसिडर कर लेता हूं मैं, Ctrl+C एंड लेट मी पुट इट डाउन हियर। ओके, एंड लेट अस ऐड द ड्रॉप आउट। यहाँ पर अपन ड्रॉप आउट लेयर ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा Ctrl+C एंड आई एम गोइंग टू ऐड द ड्रॉप आउट हियर। यहाँ ऐड करा 0.2, यहाँ भी ऐड कर दिया 0.2। ठीक है, अब मैं इस मॉडल को क्या करता हूँ, ट्रेन करता हूँ। ये देखिए, लेट मी रन द कोड।
ठीक है, 10 टाइम्स मैं इसको इटरेट करना चाहूँगा और आपके सामने अपन देखते हैं क्या हम कुछ बेटर कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। प्रीवियस रिजल्ट्स में ये पता चल रहा है, क्योंकि डेटा छोटा है उसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है, क्योंकि ओनली 550 मेरे पास रोज़ है तो इतना उसमें लफड़ा आएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी है ये बड़ी है और वैलिडेशन की एक्यूरेसी कम आ रही है। मेरा एक्सपेक्टेशन उसका उल्टा था। आई वॉन्ट वैलिडेशन टू बी मोर, ट्रेनिंग शुड बी लेस। लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा मेरे को। यानी सीधी सीधी बात है, मॉडल ओवर फिटिंग पे जा रहा है ना, ट्रेनिंग ज्यादा वैलिडेशन कम। लॉस भी देखो, वैलिडेशन के लॉस 5th इटरेशन के बाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को, ट्रेनिंग के तो कम हो रहे हैं जो हो रहे हैं अपनी जगह है। तो यानी कुछ गुंजाइश है यहाँ पर आर्किटेक्चर में चेंज करने की, और वो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बने हों। ठीक है, सो हियर देख रहा हूँ मैं ट्रेनिंग हो रही है। ओके, लेट मी चेक। ये ट्रेनिंग परफॉर्म हो भी गई और मेरे को स्कोर भी आ गए। लॉस आए हैं मेरे पास 0.064, टेस्ट एक्यूरेसी आई है 0.97। चल गया मेरा मॉडल। दिस इज द accuracy I am achieving 0.97. What is the accuracy I am achieving without dropout? यहाँ जो मेरे को accuracy मिल रही थी विदाउट ड्रॉपआउट वो मिल रही थी 0.96। यानी देखिए मैं 1% से इंप्रूव कर गया ड्रॉप आउट लगाने के बाद। यानी अनसीन डेटा पर मैं फिट बैठ गया, अनसीन डेटा ही था ना टेस्ट वाला, तो मैं उससे 1% इंप्रूव कर गया। और यदि आप कहें कि सर प्लॉट के माध्यम से दिखा दें, ओके काइंडली शो विद रिस्पेक्ट टू द प्लॉट्स। ठीक है, तो भाई मैं आपका ये इसको भी रन करूं। ठीक है, ये देखिए 1 मिनट। फाइन, दिस इज द प्लॉट हिस्ट्री। ठीक है, मैंने हिस्ट्री रखा है। ओके फाइन, हाँ हिस्ट्री रखा। ठीक, ये मेरा प्लॉट के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब प्रीवियस वन और न्यू वन के अंदर आप देखें थोड़ा सा क्लोज आ गया ये, और यहां पर भी वैलिडेशन यहां तो रहा, अब बढ़ना शुरू हो गया। सो इस चेंज से कुछ चेंज तो आया मेरे पास। स्टिल माय मॉडल वो इंप्रूव हो सकता है, इम्प्रोवाइज हो सकता है, कुछ और चेंजेस उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप देखें कि एक्यूरेसी तो मैं इंप्रूव कर गया। और जब आप रिजल्ट्स में इटरेशन पे भी नजर डालोगे यहाँ पर, यहाँ से भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए ट्रेनिंग एक्यूरेसी 98, वैलिडेशन 97, क्लोजली रिजेंबल कर रही है। 98 96, 98 96, 98 96, 98 97, 97 96। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेरा मॉडल ओवरफिटिंग नहीं दे रहा है। 1% 2% का चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वी कैन मैनेज फाइन। तो यहाँ पर मेरे जो 10 इटरेशंस हुए हैं उनसे मुझे पता चला है कि यस द थिंग्स आर गोइंग वेल। ओके, ठीक है आर्किटेक्चर ये। इसी तरीके से आप यदि रिसर्च करते हैं, ठीक है, आप अपने पेपर पब्लिश करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार मेरे मॉडल ने क्या काम करा है, क्या रिजल्ट्स हैं उसके, तो भाई मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये इंटरप्रेट करना है। ठीक है, और प्लॉट से भी समझना है कि जो प्लॉट आए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं मेरे को। ठीक है, कैसा मेरा बिहेवियर है मॉडल का, फ्लक्चुएशंस तो नहीं है। यहां देखिए थोड़े फ्लक्चुएशन मेरे को नजर आए हैं विच कैन बी इंप्रूव्ड। अब मेरा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बैच नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, चलिए बैच नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं, ये क्या काम करता है। ठीक है, अब एक ये इमेज देख रहे हो, इसको मैं आगे समझाऊंगा, पहले बैच नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। ड्रॉप आउट हुआ। Batch normalization is a technique used in deep learning where a special layer is added before or after an activation layer. This perform operation to standardize and normalize the input coming from the previous layer. यानी भाई आपको मैंने पहले ही चेताया था कि डेटा स्टैंडर्डाइज करके देना मॉडल को। क्यों देना? ताकि जो इम्पैक्ट है फीचर्स का एक दूसरे के ऊपर, या जैसा भी आप कह रहे हैं, ठीक है, जैसा आप समझ रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक या स्टैटिस्टिकल वे में, तो वो कम हो। ठीक है, यहां पर उस लाइन को क्लियर कर दिया। स्टैंडर्डाइज एंड नॉर्मलाइज द इनपुट, यानी जो डेटा है उसको स्टैंडर्डाइज करो, उसको नॉर्मलाइज करो। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि भाई आप समझें ये बात कह रहा है वो
ठीक है, एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, वो ये कह रहा है स्टैंडर्डाइज करो। नॉर्मलाइज करो का मतलब है वो ये कह रहा है डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, यानी डेटा स्क्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब ये या तो एक साइड भग रहा है लेफ्ट में, चाहे वो राइट साइड भग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा स्टैंडर्डाइज या नॉर्मलाइज होना चाहिए। यदि ऐसा होगा, दीज आर कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस बेंचमार्क, या मैं कहूं कि द ओरिएंटेशन ऑफ द डेटा वेयर मीन मीडियन मोड ऑल आर इक्वल। तो ये मेरे रेफरेंस प्लॉट्स हैं। ठीक है, इन पे जो फॉर्मूले लगते हैं एप्लीकेबल हैं, वो मेरे को पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये गॉसियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे को पता है। तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि मेरे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अबाउट हो, क्योंकि यदि मुझे कोई फर्दर एनालिसिस करना है, चाहे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, मेरे को कुछ भी करना है, वो सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत दी गई है। कभी भी स्क्यूड डेटा से कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। आप बोलो सर स्क्यूड पे कर लो, तो भैया ये क्यों कर लूं मैं, क्यों कर लूं? इस पे एनालिसिस करूंगा क्या मैं? ये तो इंपैक्टेड डेटा है, ये लेफ्ट में भग रहा है, ये राइट में भग रहा है। कभी भी एनालिसिस होता है वो यूनिफॉर्म मतलब जो हो। ठीक है, तो यहां बेल शेप स्ट्रक्चर है, सिमेट्री है, मीन मीडियन मोड बराबर है। भाई मैं इसके करस्पॉन्डिंग एनालिसिस करूंगा ना, कि मैं आपके ये स्क्यूड डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करूंगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं, गलत सलत आएगा सब। स्क्यू डेटा के कारण सब रिजल्ट गलत आएंगे। उसको नॉर्मल करो, उसके बाद एनालिसिस करना। यही मैं चाहता हूं, बैच नॉर्मलाइजेशन यही करता है। ठीक है, ये कहा गया कि आप जो डेटा दे रहे हो भैया उसको स्टैंडर्डाइज करो, उसको नॉर्मलाइज करो, उसके बाद दो ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब इमेजिन यू हैव अ ग्रुप ऑफ रनर्स गेटिंग रेडी फॉर अ रेस। ईच रनर हैज अ यूनिक पेस एंड स्टेमिना। Some are naturally faster while other may tire because of quickly. Batch normalization is having a coach who helps in standardize and optimize the performance of each runner. The coach measures the fitness level of all the runners and adjusts their pace and stamina to bring them on the similar level. वही मैं चाह रहा हूँ, मैं डेटा पॉइंट्स को, मैं फीचर्स को सेम लेवल पर लाना चाह रहा हूँ। During training, the coach observe how each runner is doing and normalize their speed and endurance based on their entire group performance. If a runner is too fast, the coach might slow them. यदि कोई ज्यादा तेज भाग रहा है तो बोलेगा भाई तू शांति रख यार, एकदम एकदम तेज नहीं भागने का। और यदि कोई धीरे भाग रहा है तो उसको बोलेंगे देख बेटा ऐसे भागा कर, ऐसे सीख, और तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो कोच का काम हर किसी की परफॉर्मेंस को आगे करना। देखो आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये ना सबको मैं, ठीक है, आगे बढ़ाऊं। ऐसा तो है नहीं मैं कुछ लोगों के लिए कर रहा हूं ये काम, सभी के लिए कर रहा हूं ये काम। तो कुछ स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है। तो भाई फास्ट लर्नर है भाई ठीक है अपनी जगह, जो स्लो लर्नर मेरे को उनको आगे बढ़ाना है कि भाई तुम भी सीखो। ठीक है, तो डेटा पॉइंट के साथ भी यही होता है। ठीक है, डेटा के साथ भी यही इशू। और मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कुछ फीचर्स डेटा में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम कर रहे हैं। भैया सबको बराबरी पे लाना है मेरे को। ठीक है, यदि समाज के अंदर समानता नहीं होगी तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। तो सबको बराबरी पे लाना है, एक जैसा हक देना, ये वही चीज है बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक, तो भाई क्या हुआ, कैसे काम करता है ये, हाउ डज बैच नॉर्मलाइजेशन वर्क? ये कह रहा है कि मिनी बैच, कलेक्ट द मिनी बैच। यानी कि इमेजिन वी आर हैविंग अ मिनी बैच ऑफ डेटा। तो भाई डेटा तो बहुत बड़ा है, तो उनकी बैच बनाओ डेटा की। ठीक है, ईच सैंपल हैज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ द फीचर्स। हर सैंपल में कई तो होते ही हैं। ठीक है, आप बैच बनाइए, जैसे 4 सैंपल ले लो, 8 सैंपल ले लो, 16 सैंपल ले लो, ऐसा करके चलो बैच बना के करो आप काम। ठीक है, फाइन। और उसके बाद क्या करोगे? ठीक है, नॉर्मलाइज करो। ये नॉर्मलाइज करने का तरीका है। ठीक, सो एक्स माइनस न्यू बी, दैट इज अ मीन, डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला ये तो बताया था मैंने, एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा, ये तो बोला था, आप देख लो।
ये एप्सिलॉन भाई इसलिए जोड़ा कि वो डेविएशन जीरो ना हो जाए, जीरो हो जाएगा तो किसी भी टर्म को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाती है, तो उस खेल को खत्म करना है मेरे को, इसलिए वो छोटा सा एक एप्सिलॉन ऐड कर दिया जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये वेक्टर है एक्स कैप, दिस इज अ वेक्टर ऑफ जीरो सेंटर्ड एंड नॉर्मलाइज इनपुट्स, ये मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरी। अब आप ऐसे देखो इसको, लेट्स कंसिडर अ डेटा फ्रॉम योर साइड, ऐसा करके डेटा लो। ठीक है, दिस इज योर डेटा, कोई एक फीचर है एक्स, इसके पॉइंट है 1 2 3 7 8, ये पॉइंट है। तो एक्स आई जो ना ये पॉइंट्स ही है, और न्यू जो है वो इनका मीन है। तो 1 + 2 + 3 + 7 + 8 कितना हो गया भाई? 15 18 20 21, 21/5, 21/5 तो आ जाएगा आपका 4.2 कुछ आ जाएगा ऐसी, ये मीन हो जाएगा। ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है नेक्स्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से निकलेगा। वेरिएंस क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्स में से मीन को माइनस करो तो वेरिएंस होता है, उसका रूट निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये फॉर्मूला है आपका नॉर्मलाइजेशन का। फॉर ईच फीचर dimension every column, calculate the mean and the variance within the mini batch and normalize it. Normalize the activations for each feature and the dimension based upon the mean and the variance. ये काम आपको करना है। सो वंस द नॉर्मलाइजेशन इज डन, बस सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम ईच वैल्यू, ये तो मैं बोल रहा हूँ, हर एक वैल्यू में से मीन को निपटाओ और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, करो। The result is a normalized activation matrix where the values have zero mean and unit variance along the feature dimension. तो आपने अपने डेटा को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। This data, this normalized data is having zero mean and unit variance. ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद आपका डेटा नॉर्मलाइज हुआ। ठीक है, उसके बाद स्केलिंग एंड शिफ्टिंग करना है आपको नेक्स्ट। ठीक है, तो ये काम करो आप, रीस्केल एंड शिफ्टेड इनपुट्स ये निकालना है। ये आपका गामा, दैट इज आउटपुट द स्केल पैरामीटर वेक्टर फॉर द लेयर, ये आपका नॉर्मलाइज्ड डेटा है। एंड एक पैरामीटर बीटा यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा, आउटपुट शिफ्ट ऑफसेट पैरामीटर। ठीक है, तो स्केलिंग एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा नॉर्मलाइज्ड डेटा पे। दिस स्टेप इंट्रोड्यूस टू एडिशनल पैरामीटर्स, एक होता है स्केल, एक होती है शिफ्ट। तो आप देख रहे हैं, ये जिससे मल्टीप्लाई करोगी वो स्केल होगी, स्केल से तो मल्टीप्लाई करते हैं और इससे शिफ्टिंग करते हैं, प्लस से शिफ्ट कर रहे हैं, तो स्केल एंड शिफ्ट होती है बैच नॉर्मलाइजेशन में, विच आर लर्नेबल पैरामीटर्स फॉर बैच नॉर्मलाइजेशन। स्केलिंग इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग ईच नॉर्मलाइज्ड वैल्यू बाय स्केल पैरामीटर, allowing the network to learn appropriate range of the activation। ठीक है, मतलब जो भी यह है एक वैल्यू होगी, ठीक है, ये पैरामीटर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, जिससे आपका नॉर्मलाइज्ड डेटा मल्टीप्लाई होगा और बाद में उसकी शिफ्टिंग होगी। ठीक है, टू पैरामीटर फॉर ईच नॉर्मलाइज्ड वैल्यू अनेबलिंग द नेटवर्क टू लर्न द ऑप्टिमल मीन वैल्यू फॉर द एक्टिवेशन। तो वही जो आपने अपने डेटा में ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करे हैं उसको काउंटर करने के लिए ये स्केल और शिफ्ट लगाया गया है उन्होंने बाद में, दे अप्लाइड स्केलिंग एंड द शिफ्टिंग। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइज्ड डेटा आया उसको किसी स्केल से मल्टीप्लाई करो और उसमें शिफ्टिंग करो, और कह रहा है क्यों करना है, वाई दे आर डूइंग दिस थिंग। मल्टीप्लाइंग ईच नॉर्मलाइज्ड डेटा बाय स्केल पैरामीटर अलाउ द नेटवर्क टू लर्न द अप्रोप्रिएट रेंज। ठीक है, मतलब स्केल है ना वो, तो कहां से कहां तक की वैल्यू जो भी है जिस स्केल से मल्टीप्लाई हुआ करा जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग लर्निंग और शिफ्टिंग। ठीक है, अनेबल द नेटवर्क टू लर्न द ऑप्टिमल मीन वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन, यानी कुछ शिफ्ट देना पड़ेगा, मीन शिफ्ट है या जो भी है। ठीक है, आपने डेटा को नॉर्मलाइज करा, उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सेट्रा थोड़ा सा और कर रहे हो आप, स्केलिंग कर रहे हो और उसमें आप इंक्लूड कर रहे हो शिफ्ट। तो स्केल एंड शिफ्ट ये दो काम होते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, यानी आपने बैच बनाई, मिनी बैच, छोटी बैच बनाई, मतलब कम डेटा पॉइंट लिए, उनको स्टैंडर्डाइज और नॉर्मलाइज करा वो इस फॉर्मूले से,
ये करने का, ठीक है, इस फॉर्मूले ऊपर वाला, इससे करना है आपको, और फिर आपने उसमें स्केलिंग और शिफ्टिंग कर दी, ठीक है, ये काम आपने करा, ताकि जो इम्पैक्ट है वो सब बराबर हो गया, फीचर्स का एक दूसरे के ऊपर है, जो भी था, किसी का ज्यादा था किसी का कम था, सबको अपन ने नॉर्मलाइज कर दिया उठा के। ये काम बैच नॉर्मलाइजेशन के अंदर हुआ है, ठीक है। सो थ्रू आउट द ट्रेनिंग बैच नॉर्मलाइज एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर द मीन एंड द रेंज ऑफ मिनी बैचेस। तो ये आपने स्केलिंग और शिफ्ट करके वो कंट्रोल कर रहे हो मीन और सारी चीजों को, ठीक है, क्योंकि डेटा में स्टैटिस्टिकल फीचर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कौन से वो मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, तभी तो स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ाई जाती है मशीन लर्निंग के पहले, डेटा साइंस में भैया पढ़ लो कि इसका मीन यही तो। खेल किसका चल रहा है? डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का। ये गेम जो चल रहा है ना, हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसी का चल रहा है, और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन के ही को ही व्यवस्थित करना ये काम है। अब आप चाहे जनरेटिव एआई कर लो, वहां भी तुम्हें ये गणित तो लगेगी, पहले डेटा के पैटर्न को मॉडल को समझाना है, तभी तो वो जनरेट करेगा कुछ। यदि उसको मॉडल डेटा का पैटर्न ही समझ में नहीं आया तो क्या खाक जनरेट करेगा वो, ठीक है। तो ये सारे आप अपने आर्किटेक्चर में बनाओगे, जनरेटिव एआई मॉडल के अंदर आप बनाओगे, ये रखोगे, क्योंकि वो भी डीप लर्निंग मॉडल होगा, जो मैं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर बताऊंगा, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क बताऊंगा, जो जनरेट करने का तरीका है डेटा का, तो उनमें ये सब लगेंगे, और यहां से डीप लर्निंग भी क्लियर हो रही है, ठीक है। तो भाई ये ऐसा, ये मैथ्स है बैच नॉर्मलाइजेशन के पीछे की, और आपने आपने जो है, अब ये जो आपने करा, ये थोड़ा सा स्केल करा, थोड़ा सा शिफ्ट करा, इसके और भी टेक्निकल कारण है कि वो ग्रेडियंट जब अपन निकालते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं, उसके फ्लो को आप नॉर्मलाइज स्मूथ करना चाह रहे हैं, और ये जो शिफ्ट है, ठीक है, ये आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगा है, कोड भी मेरे पास है, ठीक है। तो ड्रॉप आउट का हुआ कोड, आगे मेरे पास नॉर्मलाइजेशन भी है, ठीक। सो दिस इज द डेंस एंड ड्रॉप आउट हो गया, ये ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ड्रॉप आउट, ओके। आई वॉन्ट टू इंक्लूड द नॉर्मलाइजेशन, ये भी ड्रॉप आउट है, फाइन, ओके। लेट्स सी, ओके, यहाँ भी ड्रॉप आउट है, हाँ ये रहा बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगेन मैंने ब्रेस्ट कैंसर का ही डेटा लिया, और मैं यहाँ पर डेंस लेयर, उसके बाद डेटा को नॉर्मलाइज कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो, डेंस लेयर लिया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करा, उसके बाद ड्रॉप आउट करा, ठीक है। इस तरीके से वर्क हो रहा है, एड बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर हियर। तो आपका जो भी डेटा था इस लेयर का, अब ये अगली लेयर में जाने के पहले नॉर्मलाइज होगा, ठीक है, फाइन। तो इसका भी रिजल्ट अपन चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, और इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन आया था सर ड्रॉप आउट पहले करें नॉर्मलाइजेशन की बाद में करें नॉर्मलाइजेशन की। तो कुछ ऐसी क्रॉस चीजें हैं जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तभी जाके वो टेक्निकली साउंड होगा, ठीक है। सो अभी एक काम करता हूं मैं, फिलहाल ड्रॉप आउट को हम कमेंट कर देते हैं, आई डोंट वांट टू ड्रॉप आउट हियर, एंड लेट मी रन द कोड, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट इज इट इज गिविंग, ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे। देखिए ट्रेनिंग हो गई, टेस्ट एक्यूरेसी 93 आई है, बैच नॉर्मलाइजेशन के साथ सेम डेटा पे एक्यूरेसी इज कमिंग टू बी 93। जब मैं ड्रॉप आउट लगा रहा था तब मैं 98 तक पहुंच गया था, 97 तक पहुंच गया था। जब ड्रॉप आउट नहीं लगा रहा था तो 96 पे था, अब मैं 93 पर आ गया, यानी 4 और कम हो गई मेरी टेस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा, कम तो हो गई, ओके। कहीं यहां पर मुझे ओवरफिटिंग जैसी कोई स्थिति नजर आ रही, जरा देखता हूं। ट्रेनिंग एक्यूरेसी 98, वैलिडेशन 97, 99 95, 4% का अंतर है। 98 97 चलो ठीक है बचे, 97 93 4% का अंतर फिर है, 4%, ठीक है। अब देखिएगा फ्लक्चुएशन मार रहा है क्या मेरा मॉडल,
मेरा ट्रेनिंग एक्यूरेसी 74 से बढ़ते हुए 95, 97, 99 तक आया, फिर घट गया, 97 हो गया, फ्लक्चुएट हुआ ये, फिर 97, 97 ही रहा, फिर 90, फिर बढ़ा और फिर घट गया। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है मेरे मॉडल में, ट्रेनिंग में। वैलिडेशन में देखें तो वैलिडेशन 91 से 91, फिर 91, 91, 95 से 91 तक चला, फिर 95 बढ़ा, फिर डिप हुआ। यानी मेरे डेटा में कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इस इटरेशन पर फंस गए, जिन्होंने खेल कर दिया। ठीक है, यहां पे कुछ सम पार्ट ऑफ ओवरफिटिंग हैज बीन सीन, यहां पर 7th इटरेशन पे मेरे को नजर आ रही है, क्योंकि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 97 है और वैलिडेशन की 93 है, थोड़ा सा गैप बड़ा है यहां पर। फिर भाई आगे, Let's take if. हाँ आगे फिर अगेन आई एम हैविंग सम ओके थिंग हियर आल्सो, समथिंग यहाँ अगेन आई एम हैविंग अ गैप 4%, और यहाँ पर फिर मेरे को थोड़ी सी व्यवस्थित चीजें मिली। सो देयर आर सम डेटा पॉइंट्स ओके, जिनको नॉर्मलाइज तो मैं कर ही रहा हूँ, आई एम नॉर्मलाइजिंग एवरी टाइम, बट स्टिल देयर आर सम फ्लक्चुएशंस इन द डेटा जो कि मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो इसका प्लॉट बनाना है तो बना भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी भी वैलिडेशन ट्रेनिंग से ऊपर नहीं जा रहा कहीं पर भी, still validation is less than the training. Okay, so we are considering this model, okay, and जो टेस्ट एक्यूरेसी है वो 93 है, तो मैं इसको जस्टिफाइबल बोलूंगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो यार क्या होता है कि कोई भी मॉडल 97 98% की एक्यूरेसी क्लेम करे तो वो भी मेरे को डाउटफुल लगता है कि 98% एक्यूरेट कैसे हो गए। 93 तक तो मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, मैं बोलूंगा हाँ 7% की गलती तो हो सकती है, 93 इज ओके। 98, 97 थोड़ा सा अच्छा, वो छोटा डेटा है तो चलो फिर भी चला लूंगा मैं, बिकॉज ओनली 550 रोज एंड 30 कॉलम्स आर देयर, तो मैं उसको बोल दूंगा कि यदि बड़ा डेटा हो और उस पर यदि 98 और 99 आ जाए, ओके, इन दैट पर्टिकुलर केस देन आई हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। यस भवन सर, आज द क्वेश्चन। सर थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन था। सो ये मिन मैक्स से नॉर्मलाइज होगा या फिर कुछ और चीज से होता है? अच्छा देखिए सर, मिन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं करते? सर मिन मैक्स इज आल्सो वन ऑफ द स्केलिंग टेक्निक, बिल्कुल सही कह रहा हूं। मिन मैक्स भी होती है, रोबस्ट स्केलिंग भी होती है, स्टैंडर्ड स्केलर तो मैं यूज कर ही रहा हूं आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर। हाँ, तो अब यहाँ पर जो आपसे कहा गया है, जो फॉर्मूला है वो सर स्टैंडर्ड स्केलर का है सर। ये जो फॉर्मूला, हाँ ये तो है, ये स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला है which has been used in the batch। तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं बोलते, नॉर्मलाइजेशन क्यों बोलते हैं? वही मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ क्योंकि हाँ वो दो अलग चीजें हैं ना। हाँ, दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दो अलग चीजें हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन, देयर आर टू थिंग्स। तो सर आपने ये जो स्केल करके यहाँ पर आगे कुछ और भी चीजें स्केलिंग एंड शिफ्टिंग करी है ना, ठीक है, यही कोशिश कर रहा है। और ऊपर लिखा गया था दिस प्रोसेस इंश्योर, मतलब ऊपर जो आपने काम करा और फिर नीचे जो फॉलोअप करा ऊपर वाले केस में, दिस प्रोसेस इंश्योर दैट ऑल द ब्लॉक्स, यानी ऑल द स्मॉल batches are having the zero mean standard deviation, we are considering them to be as a standard normal data। अब ये बात है, आपने कहा कि इसको क्यों हम जो है नॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन ही बोले। आपने यदि ये फॉर्मूला लगाया x माइनस म्यू बाय सिग्मा, बस ये तो स्टैंडर्डाइजेशन है, इसको नॉर्मलाइजेशन ना बोले, फिर अपन सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन बोले। यही कह रहे हो ना सर आप? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, वहां पर ये चीज होनी चाहिए। हाँ ओके, है ना, वहां पर ये चीज होनी चाहिए। हाँ सर, वो हाँ, अब सर हमारा जो कंसर्न है यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, वो ये है, normalization is done by subtracting the mean from the value in the each corresponding column and dividing with the square root of the variance, the result is a normalized activation matrix। ठीक है, ये जो आप ऊपर कर रहे थे जिसको हमने स्टैंडर्डाइजेशन बोला, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन बोला, that will be as a part of consideration of normalization also, वो उसका एक हिस्सा है नॉर्मलाइजेशन का। हाँ ये, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन का सब्सिडी, ये तो हाँ समझ में आ रहा है। हाँ वही, वो एक दूसरे के सिनोनिम। हाँ, नॉर्मलाइजेशन बड़ी चीज है, स्टैंडर्डाइजेशन उसमें सीधा छोटा सा पार्ट है। हाँ, उसका छोटा सा पार्ट है। तो ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है सर कि जो रिजल्ट मिल रहा है ये काम करने के बाद हमें ऐसा मिलना चाहिए, दिस इज समथिंग अवर एक्सपेक्टेशन कि वो ऐसा मिलना चाहिए।
ठीक है, आपने व्यवस्थित कर दिया, आपने मीन निकाल दिया, स्टैंडर्डाइजेशन निकाल दिया, ये सब आपने कर दिया, और जो भी आपको पॉइंट्स मिले हैं ये एक्स कैप वाले, ये जो वेक्टर मिले हैं after doing the standardization, they are supposed to be normally distributed, because standardization is one of the step which has been used in the normal process. फर्दर उसने कोई और जो है बात नहीं कही, लेकिन 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 अभी वो खत्म नहीं करा था उसने। उसने फिर आगे आपको स्केलिंग एंड शिफ्टिंग भी लगाया, ये भी लगाया उसने। द बैच नॉर्मेशन कन्वर्ट द पीसेस, अब वो मैं बता रहा हूँ, ऊपर आपको एक डायग्राम था ना, उसके बारे में लिख रहा है वो, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, आपको डायग्राम दिखा दूंगा। आगे क्या करा उसने, ये जो नॉर्मलाइज डेटा था उसमें स्केल पैरामीटर वो भी करा, इसके बारे में भी मैं समझा चुका हूँ आपको, ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आप इसलिए लेना चाह रहे हैं, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं मीन और रेंज ऑफ मिनी बैचेस को, ठीक है, आप ये काम करना चाह रहे हैं। एंड लर्निंग जो है मेरी डेटा पॉइंट्स के ऊपर मॉडल की लर्निंग, उसको आप जो है बेटर करना चाह रहे हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन करने से ये मेरा फायदा है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस इन नॉर्मलाइजेशन। कभी कई बार ये एक दूसरे के सिनोनिम के टर्म में भी लिया जाता है, यहां पर अपन कहें कि ये उसका सिनोनिम ही है, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये करने के बाद, ऐसा करने के बाद मेरा डेटा नॉर्मल हो गया है, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कि वो नॉर्मलाइज्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि अब जो भी मेरे फीचर्स हैं डेटा के अंदर, लेट अस सपोज दिस इज फीचर, दिस इज फीचर, दिस इज फीचर, दिस इज फीचर, मेरे कई फीचर हैं डेटा के अंदर, सबको स्केल करा मैंने, ऐसा नहीं कि किसी एक को स्केल करके बैठ गया, सबको स्केल करा मैंने, ठीक है, और स्केल करने के बाद जो इनका प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन था, जो भी इनका था, वो अब स्टैंडर्डाइज्ड होने के बाद, व्हेन योर डेटा इज इन हैविंग अ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही सिग्निफाई करता है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दिस सिग्निफाई, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफाई that your data is normally distributed, because here the expectation again will say कि mean 0 है और standard deviation 1 है। इसके चक्कर में, इन टर्म्स के चक्कर में उसको सर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, मतलब अलग से अब मेरे को कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाने का स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद कि नहीं तू अभी भी नहीं हुआ, तू तू अब लॉग लगाता हूं तेरे ऊपर, नहीं करने का। और भाई आप ये जानते हैं सर, मैं स्टैंडर्ड स्केलर तो मैंने पहले ही दिया था, मैंने स्टैंडर्ड स्केलर पहले ही दिया था, लेकिन स्टैंडर्ड स्केलर के साथ स्केलिंग फैक्टर और जोड़ दूं, यहां पर स्केलिंग कर दूं, शिफ्टिंग कर दूं, तो सर ये फाइनल बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये फाइनल बैच नॉर्मलाइजेशन। और कुछ कहना चाह रहे हैं सर तो बता सकते हैं। ओके, यस राज सर, आज द क्वेश्चन। हाँ, मिन मैक्स के साथ भी ये कह रहे हैं इशू है, वो 0 से 1 के बीच में, सोहिल उसकी जो वैल्यू होती है ना मिन मैक्स की, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। एक होता है रोबस्ट स्केलर, यानी आपके पास यदि डेटा में आउटलायर हैं तो रोबस्ट स्केलिंग का यूज करो, 0 से 1 में करना है तो मिन मैक्स का करो, नहीं तो स्टैंडर्ड स्केलर का करो, ठीक है। इस तरीके की स्केलिंग टेक्निक्स होती है, ठीक है सोहेल, और आप करना चाह रहे हैं। हाँ, एंड इश्यूज विद मिन मैक्स इज कंसिडरिंग द मिनिमम मैक्सिमम, हाँ मिनिमम मैक्सिमम ही कंसिडर करना पड़ता है, ये मेरे को नहीं करना ना, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा तो ना बनाना है कि मिनिमम और मैक्सिमम ही करूं, ये वाला बात नहीं, मुझे तो डेटा को स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल की तरफ हो, और इम्पैक्ट जो है सारे फीचर्स का वो स्टेबल हो जाए, दैट्स व्हाट आई वांट। मुझे उसको 0 से 1 में नहीं करना, मतलब मिन मैक्स में नहीं करना उसको, हालांकि ये भी एक स्केलिंग टेक्निक होती है, मिन मैक्स कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होती है ये भी पढ़ना जरूरी है, मशीन लर्निंग पढ़ाई जाती है, मैंने पढ़ाई अपनी क्लास में, ठीक है। नहीं वेस ये चीज हुई, ओके, और हमने कोड आई थिंक चल गया होगा आई गेस, ओके, हाँ ये रन हो गया, हाँ चल तो गए था, समझा भी दिया था मैंने, ये स्कोर्स आए मेरे, ठीक है। और इनका भी प्लॉट बनाना है तो मैं वापस ऊपर जाता हूँ एंड आई कैन रन द प्लॉट अगेन, ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्लॉट आए। अब देखिए ड्रॉप आउट के बाद कुछ अलग प्लॉट था, बिना ड्रॉप आउट के अलग प्लॉट है, सिर्फ बैच नॉर्मलाइजेशन यूज करा, देखो प्लॉट की दिशा ही बदल गई अब नॉर्मलाइजेशन करने के चक्कर में। अब अभी भी ये है कि लॉस डेटा में ज्यादा है, वैलिडेशन के लॉस देखो ज्यादा है, ट्रेनिंग के लॉस कम है,
और वैलिडेशन की एक्यूरेसी भी ट्रेनिंग से कम आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से प्लॉट को सर सही माने, जो प्री से ड्रॉप आउट के साथ लिया था उसको सही माने, बिना ड्रॉप आउट लिया था उसको सही माने, मतलब कौन से आर्किटेक्चर को मैं फाइनल करूं? बताओ सोहिल, ये वाला आर्किटेक्चर ठीक है, मेरे डिजायर्ड को मैच कर रहा है ये? मेरा डिजायर्ड क्या था? नहीं सर, वैलिडेशन ऊपर, ट्रेनिंग नीचे एक्यूरेसी करेक्ट। में, और लॉस में वैलिडेशन नीचे ट्रेनिंग ऊपर। अब यहां तो उल्टा ही हो रहा है, यहां ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ऊपर जा रहा है, वैलिडेशन नीचे जा रहा है, और लॉस में वैलिडेशन ऊपर आ रहा है, ट्रेनिंग नीचे आ रहा है। हाँ, फाइनल जो है मेरा, फाइनल जो मेरा हुआ आंसर वो 93% की टेस्टिंग दे रही है, यानी ड्रॉप हुआ है, स्कोर ड्रॉप हुआ है। और मैंने फिर ये बोला था 93% भाई मैं चला लूंगा, मैं रिस्क 93% पे तो मैं रिस्क उठा लूंगा कि 7% की तो गलती होती है साहब। ठीक है, मेरा मॉडल अब 98 99 नहीं दे रहा, 7% की गलती तो मैं चला लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, ये चीज हुई थी। ठीक है, 93% आया था। ठीक है, लेकिन मेरी डिजायर तो पूरी नहीं कर रहा वो। अब आपसे बोला जाए सर एक काम करो, इसमें ड्रॉप आउट भी लगा दो सर, फिर देखो क्या होता है। यानी ड्रॉप आउट और नॉर्मलाइजेशन दोनों को यूज करो सर। ठीक है, ये करो, लेट मी रन द कोड। कोड को रन करा, मॉडल ट्रेन होगा, ये देखो ट्रेन हो गया। अब देखो 95% की एक्यूरेसी, मतलब मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई ड्रॉप आउट लगाने के बाद। और यदि इसके प्लॉट देखना चाहते हो आप, लेट्स चेक द प्लॉट ऑल्सो। हाँ, वापस से ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो प्लॉट का कोड ऊपर बना है ना, तो भाई मैं क्या रहा, इसी को रन कर दूंगा। ये लो, रन करो। अब देखो, अभी भी वैलिडेशन ऊपर, ट्रेनिंग नीचे एक्यूरेसी में। हाँ, यहां सॉरी, लॉस में, एक्यूरेसी में अब थोड़ी सी टक्कर हो रही है। तो मेरी वैलिडेशन बड़ा ऊपर था ट्रेनिंग से कुछ समय तक, फिर बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं अभी, यदि मैं नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट दोनों को यूज कर रहा हूं तो आई कैन सी द फ्लक्चुएशन। आई गॉट द टेस्ट एक्यूरेसी 95%, दैट्स ओके। ठीक है, तो चला तो मैं सब रहा हूं, 93 भी चलाऊंगा, 95 भी चलाऊंगा, 96 भी चलाऊंगा, 97 भी चलाऊंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन फुल नहीं हुई है अभी, ग्राफ को देख के लग तो नहीं रहा। मतलब अभी भी और चांस है आर्किटेक्चर को इम्प्रोवाइज करने के, और लेयर ऐड करने के, और ड्रॉप आउट ऐड करने की, कहीं बैच नॉर्मलाइजेशन लगाने की चांसेस हैं। अच्छा, अब बात है लगाते क्यों हो, क्योंकि मॉडल ओवर फिटिंग होता है तो लगाते हो। तो इनिशियली बात करें, शुरुआत करें, क्या भैया मेरा मॉडल ओवर फिटेड था? क्वेश्चन नंबर 1 था, यदि था तो लगाते, नहीं था तो क्यों लगाया? तो पहला तो क्वेश्चन है, ओवर फिटिंग नहीं थी तो तुमने काहे ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दी? क्या जरूरत पड़ रही तुम्हें लगाने की? यदि नहीं था तो नहीं लगाते। यदि ट्रेनिंग एक्यूरेसी 98 थी और वैलिडेशन एक्यूरेसी भी 98 या 99 थी तो लगाया क्यों? दोनों तो कंपेटेबल है। हाँ, डिफरेंस ज्यादा आता तो लगाते, लेकिन था ही नहीं, तुमने लगा दिए, तुम्हें स्कोर में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। फिर कोई बात नहीं भाई, मेरे को सीखना सिखाना तो है ना। तो एक एक चीज की बारीकी से समझ लगाइए आप कि क्या स्कोर आ रहे हैं, ओवरफिटेड है कि नहीं है तो ड्रॉप आउट लगाओ, ड्रॉप आउट है तो कितना परसेंटेज का ड्रॉप आउट लगाओ। ये सब हिट एंड ट्रायल है, कोई लिख के नहीं देगा किताब में कि बेटा 0.2 का ड्रॉप आउट लगाना। नहीं, ये तो आप टेस्ट करो, देखो टेस्ट कर करके देखते रहो और बार बार ग्राफ बदलते रहे, कभी कुछ आ रहे हैं कभी कुछ आ रहे हैं। मेरे को समझना है, इनका इंटरप्रिटेशन करना, तभी साइंटिस्ट हो आप। ठीक है, नहीं तो इंजीनियर हो। ठीक है सोहेल, जी सर। तो हमारी जर्नी क्या है, इंजीनियर से साइंटिस्ट की तरफ की। ऑलराइट, ये जर्नी चल रही है अपनी। ठीक है, तो ये चेंजेस करें। अच्छा, एक चीज और, अब आप ही का क्वेश्चन था सोहेल, मैं बोल सभी को रहा हूँ, सभी से बात कर रहा हूँ, मैं एक बंदे को रेफरेंस मान के सबसे बात कर रहा हूँ ना, एक एक का नाम लूंगा तो टाइम जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात है, समझा सभी से रहा हूँ, उसी के उसके नाम से सभी को रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज और है कि सर आपने बैच नॉर्मलाइजेशन लगाया फिर ड्रॉप आउट करा, सर क्या मैं ड्रॉप आउट पहले कर दूं नॉर्मलाइजेशन बाद में लगाऊं तो कुछ हो सकता है क्या? वेदर देयर इज एनी चांस, यदि मैं अब नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर कमेंट करता हूँ, नॉर्मलाइजेशन को यहाँ भी कमेंट करता हूँ, और ड्रॉप आउट पहले लगाता हूँ, कंट्रोल सी, लेट मी पुट अ ड्रॉप आउट फर्स्ट एंड देन डू द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है,
तो ये रहा डेंस लगाया, एक मिनट, फिर नॉर्मलाइजेशन करा और ड्रॉप आउट को कमेंट कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर भी डेंस लगाया, फिर ड्रॉप आउट लगा रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन को अनकमेंट करते हुए ड्रॉप आउट को कमेंट करो। अब देखो आर्किटेक्चर में क्या चेंज हुआ। आपने पहले ये लेयर इंक्लूड करी, फिर ड्रॉप आउट करा, फिर नॉर्मलाइज करा। नॉर्मलाइजेशन का गोल वही है कि आप डेटा को नॉर्मलाइज करके अगली लेयर पे दो, गोल वही है। आपने हेरा फेरी करी, यानी आपने यहां पर 20% न्यूरॉन ड्रॉप कर दिए, फिर नॉर्मलाइज कर रहे हो। पहले नॉर्मलाइज कर रहे थे और ऐसा कर रहे थे, 20% न्यूरॉन की ड्रॉपिंग हो रही थी। इससे क्या रिजल्ट में कोई चेंज आ रहा है? आएगा। लेट मी रन द कोड। ये देखिए भाई, ये क्या हुआ? ये कौन सा वाला कोड है? ये वो तो नहीं है जो हम बात कर रहे थे। दैट मीन्स दिस इज योर, ओके, कहाँ पर चला रहे थे हम? हाँ, ये था अपना, ठीक है, ये था। यहाँ चेंज करना चाहिए था मुझे, वो रिग्रेशन वाला कोड उसमें चेंज हो गया। खैर कोई बात नहीं, लेट मी कंट्रोल सी, पुट इट हियर। ओके, एक जैसे कोड बहुत सारे हो गए, लेट मी पुट इट हियर। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप आउट को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी कमेंट इट। तो पहले डेंस, फिर ड्रॉप आउट, फिर बैच, फिर डेंस, फिर ड्रॉप आउट, फिर बैच, और आखिरी में डेंस एक। अब इस मॉडल को ट्रेन करो। ये देखिए, ये मॉडल ट्रेन हुआ, 97 एक्यूरेसी आ गई। आपने चेंज करे थे। ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 97, वैलिडेशन 93, 97 93, 97 93, 95 93। इस तरीके से कुछ एक्यूरेसी आ रही। ट्रेनिंग की तो बड़ी है, वैलिडेशन घट रहा है, ठीक है। और इसका प्लॉट यदि मैं बनाऊं, यहां पर दिखाते हैं इसका प्लॉट, ठीक है। लेट मी रन दिस प्लॉट अगेन। ये कुछ ऐसा है इसका प्लॉट। वैलिडेशन तो फिक्स ही हो गया यार, इंप्रूव ही नहीं हो रहा वैलिडेशन तो, मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा वैलिडेशन में। और कई जगह तो मेरा ये ट्रेनिंग भी थोड़ा सा फिक्स जैसे ही नजर आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है इनमें। और अभी भी वैलिडेशन के लॉस ट्रेनिंग से ज्यादा है, और वैलिडेशन की एक्यूरेसी ट्रेनिंग से कम। अभी भी, अभी मेरा एक्सपेक्टेशन मुझे मिला नहीं। और ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो मतलब वैलिडेशन तो फिक्स हो गया, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। कहां से मैं समझाऊं कि इसकी लर्निंग हो रही है? कैसे बताया जाए कि इट्स लर्निंग? मैंने ड्रॉप आउट करा, फिर नॉर्मलाइज करा, ठीक है, ये काम हुआ। यानी पहले, अच्छा, इस सीन को थोड़ा सा टेक्निकली समझें और आप मेरी मदद करना। प्रीवियसली यू आर टेकिंग डेंस, बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप। नाउ यू आर टेकिंग डेंस, ड्रॉप एंड बैच नॉर्मलाइजेशन। तो क्या हो रहा है यहां पर? और यदि आप सिंपल सिंपल डेंस एंड ड्रॉप आउट लेते हो और सिर्फ ड्रॉप आउट, सिर्फ डेंस लेते हो, तो जब डेंस लेते हो तो कोई इशू नहीं, सारे न्यूरॉन ट्रेन हो रहे हैं और जैसा डेटा है वो चला गया आगे। ड्रॉप आउट करते हो तो कुछ न्यूरॉन को निपटाते हो और बाकी का बचा हुआ डेटा आगे मतलब बाकी का जो है न्यूरॉन से जो भी रिजल्ट्स आए वो आगे चला गया। यदि आप ऐसा कर रहे थे, डेंस, बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप आउट, यदि आप ऐसा कर रहे हो, फाइन। सो क्या हो रहा है फिर? व्हाट्स हैपनिंग? ए क्या हुआ? क्या बोल रहा है? हाँ, रेशम को कुछ नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस? डेंस, बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप आउट। तो क्या पहले सारे न्यूरॉन ट्रेन हुए, उनसे जो डेटा आया उनको नॉर्मलाइज करा और उसके बाद ड्रॉप करा हमने उनके रिजल्ट्स को? क्या उसके बाद ड्रॉप करा? या आपने अगली केस में जो डेंस लेयर था उसमें से पहले न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर दिया और जो रिमेनिंग थे उनसे जो डेटा आया उसको नॉर्मलाइज करा? व्हाट यू डिड? क्या बोलना चाह रहे हैं आप यहां? इससे क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक?
क्या आपको लग रहा है? डेंस लेयर, बैच नॉर्मलाइजेशन, ड्रॉप आउट, यानी आपने पहले नॉर्मलाइज करा डेटा जो भी यहां से आया ट्रेनिंग के बाद, और वो तो सभी ने दिया था, सारे न्यूरॉनों ने दिया था, आपने उनमें से कुछ को ड्रॉप कर दिया, कुछ न्यूरॉनों को ड्रॉप कर दिया, तो उनका डेटा कंसिडर हुआ ही नहीं आगे, तो उनका नहीं हुआ, बाकियों का हुआ, और वो बाकी आगे चले गए। अगले में आपने पहले न्यूरॉन को कम करा, ड्रॉप करा, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करके जो डेटा आया उसको नॉर्मलाइज करके आपने आगे दिया। यही हो रहा है या कुछ और हो रहा है आपके दिमाग में? बात बता सकते हैं? जस्ट टेल मी। और थोड़ा सा टेक्निकली मैं सोचूं, आपने ड्रॉप आउट पढ़ा, ड्रॉप आउट ने वो आपको सबसे पहले डायग्राम ये बता रहा था, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वो कह रहा था कि भाई ये लाल और हरे हैं, हरे का मतलब ये है ग्रीन मीन्स एवरीवन इज कनेक्टेड टू एवरीवन, रेड मीन्स, रेड बनाने का मतलब ये कि इनका इंटरकनेक्शन नहीं है, इनका इंटरकनेक्शन आगे नहीं है, इनको ड्रॉप कर दिया मैंने। तो क्या इनकी ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई? यदि हुई, यदि हुई, लेकिन क्योंकि इनको ड्रॉप आउट कर दिया था तो इनसे जो भी कुछ मिला वो आगे गए ही नहीं। और यदि नहीं हुई, यदि नहीं हुई तो ड्रॉप आउट को अलग से क्यों लिखा आपने कोड में? देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच इज कमिंग इन द माइंड। आपने ड्रॉप आउट को फिर अलग से क्यों लिखा? ये अलग से लेयर क्यों जोड़ी ड्रॉप आउट वाली? यहां तो पूरे 128 थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि 128 की पूरी ट्रेनिंग तो हुई, लेकिन क्योंकि अगली लेयर ड्रॉप आउट थी तो उसमें से कोई भी रैंडमली जो ट्रेन हुए 2% के न्यूरॉन, उनको निपटा दिया उसने, मतलब उनका डेटा आगे जाने नहीं दिया, उनका कनेक्शन उसने आगे करा ही नहीं। बबन सर क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पे? व्हाट डू यू थिंक? नहीं चाहिए सर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ड्रॉप कर गए ना। हाँ, वो ड्रॉप हो गए। यस। तो ड्रॉप होने मतलब जीरो कर देना, राइट, या फिर कुछ और है? जीरो कर देना, ठीक है सर, ये बात तो है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो कर देना जीरो, तो उनकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है, मेरा कहने का मतलब ये, वेदर दे आर ट्रेन्ड और नॉट। हाँ, यस राज सर, आज द क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल है इस चीज का डिस्कशन। तो लेयर में तो 128 थे, और ड्रॉप आउट लेयर इस लेयर के बाद है, पहले नहीं है, बाद में है। ठीक है, दैट मीन्स यू आर अवेलेबल विद 128 न्यूरॉन्स, ये हैं आपके पास 128। ड्रॉप आउट तो इसके बाद में इंट्रोड्यूस करी गई है ये लेयर, और वो लेयर है यानी वो बाद में है, आफ्टर नेक्स्ट टू द ड्रॉप टू द डेंस। सो मेरा डेटा यदि यहां पर गया और सारे न्यूरॉन ट्रेन हुए, लेकिन क्योंकि अगले में, अच्छा इन्होंने आउटपुट किसको देना था? अगले लेयर को देना था जिनमें न्यूरॉन होते, लेकिन आपने बीच में ड्रॉप आउट फंसा दी। इसके चक्कर में, इसके चक्कर में क्या हुआ, यानी कि ये जो आउटपुट, ये जो लेयर है इसकी भी एक मैट्रिक्स है, और ड्रॉप आउट की भी एक मैट्रिक्स है। प्रोबेबिलिटी के अनुसार इस मैट्रिक्स में, ये ड्रॉप आउट मैट्रिक्स में जीरो होंगे, यानी जिन जिन न्यूरॉन को उसको, या जिन न्यूरॉन का कनेक्शन उसको अगले लेयर के न्यूरॉन के कनेक्शन से नहीं करवाना है, उनको जीरो कर देगा ये, और बाकियों को 1 करेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूं या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा? मैथ्स मैथमेटिकली देखें तो भाई इंटरप्रिटेशन तो कहता है कि भैया न्यूरॉन तो सारे ट्रेन हुए इसके, लेकिन ड्रॉप आउट के चक्कर में आगे का कनेक्शन उनका ब्रेक कर दिया मैंने। डायग्राम में देखो आप, ये जो रेड वाले इनका कोई कनेक्शन नहीं है, और ड्रॉप आउट में हम ये कहते हैं ना कि वी वांट टू मेक थिन, दैट मींस वी डोंट वांट टू कनेक्ट एवरी न्यूरॉन। तो ट्रेन भले हो जाओ, कनेक्शन नहीं होना, यानी आपसे मैं डेटा आगे लूंगा ही नहीं। यस बबन सर, अब बताइए सही है या आप कुछ और सोच रहे हो?
एक्चुअली मैं थोड़ा अलग सोच रहा था। हाँ सर, बिल्कुल अलग। आप बताइए ना, बिल्कुल हम भी तो ये चाह रहे हैं सर, अलग बताइए क्या सोचा आपने। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि जब वो जीरो हो गया हाँ तो क्योंकि हाँ, जीरो हो गया ना सर, वो ये जीरो हो गया ना। फिर जो पैरामीटर जो हम लोग प्रिंट करते हैं बाद में, जो मॉडल प्रिंट कर देता है, वहां पे आएगा नहीं। आएगा नहीं। अब सर ओके, ठीक है। वो भी स्कोर भी, वो भी हाँ समरी भी प्रिंट करवाइए सर। ये देखिए, हाँ, ये वहां जो कुछ है नहीं ना, आएगा, यहाँ कुछ नहीं आया। यहाँ पे देखना पड़ेगा हाँ, ड्रॉप आउट में जीरो हो गया तो वो ट्रेनेबल है ही नहीं। हाँ, वो ट्रेनेबल है नहीं। तो सर ड्रॉप आउट पे तो, अच्छा ये जीरो हुआ, ये लेयर ट्रेनेबल नहीं है। सो इसको ट्रेनेबल बोला भी नहीं था ना सर अपन ने। कहाँ बोला सर? ट्रेनेबल तो मेरी ये वाली लेयर है। तो इसमें 128 न्यूरॉन पूरे ट्रेनेबल है। ध्यान देना सर, ये क्या हुआ? 3968 कैसे आया? 3968 आया कैसे था सर? जितने इनपुट कितना था? 30 का 128 न्यूरॉन थे। तो 30 इंटू 128 प्लस 128, क्योंकि बायस भी ऐड करना पड़ेगा। 128 कितना होता सर? ये इतना ही है। 3968 आना चाहिए, मेरे को तो ये लग रहा है आना चाहिए सर। आना चाहिए ना सर, सही है। 30 टू हाँ हाँ सर, देखिए देखिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए। 30 इंटू 128, हाउ मच इट इज? प्लस 128 ना। हाँ, प्लस 128, हाउ मच इट इज? हाँ, 3986 ये। तो सर ये यानी सीधी ठीक सी है। बात है कि सारे के सारे न्यूरॉन ट्रेनेबल है। सही है बात? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। ये फर्स्ट में। हाँ। हाँ, फर्स्ट लेयर में। अब उनका कनेक्शन यदि अगली डेंस लेयर से होता होता लेकिन उसके बीच में आपने क्या फंसा दी? ड्रॉप आउट लेयर। यानी 20% को ट्रेनेबल है तो ट्रेनिंग तो हो रही होगी ना सर। यदि ट्रेनेबल है हाँ, तो ये हो तो रही होगी, मतलब आप गलत तो नहीं है। ट्रेनेबल है तो ट्रेनिंग तो हो रही होगी। लेकिन ड्रॉप आउट के चक्कर में रैंडमली उनमें से कुछ ट्रेन हो गए भली, लेकिन उनका कनेक्शन मैंने अगली डेंस लेयर के साथ नहीं करा। क्या मैं सही समझ रहा हूं या आप कुछ और समझ रहे हो यहां पर? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो फिर ये 8256 कहाँ से आएगा? हाँ, 68 इंटू 120, 64 इंटू 128 इंटू 128, राइट? नहीं अब 64 इंटू 128 नहीं करेंगे सर। विल नॉट डू 64 इंटू 128, क्योंकि 20% ड्रॉप आउट कर दिया आपने। 128 का 20% कितना होता है सर? देखिए, 128 128 का का 20%, 20, 20%, हाँ कितना होगा देखिए? 101। 101। तो सर 101 ट्रेन हुए। हाँ, तो 101 ओके। का 101 को मेरे को 64 से मल्टीप्लाई करने का, इन्हीं का इनपुट लेगा वो, 20% का नहीं लेगा। 101 इंटू 64 करिए सर आप, कितना आ रहा? 101 इंटू 64 आ जाएगा वो 6464। हाँ, 6464 आ रहा है। 6464, हम्म, उसमें सर 64 ही बायस ऐड करना चाहिए, तो भी मेरे को 8256 अभी नहीं आ रहा। हाँ यानी ये भी, अच्छा ये 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8256 आ जाएगा सर, मेरे को लग रहा। हाँ। देखो सर, तो एक्चुअली वो 101 नहीं, वो 103 आ जाता है, पर फिर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 103 आ जाएगा, फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ 8256 क्यों हुए? यहाँ भी नंबर ऑफ ट्रेन पैरामीटर्स 8256 क्यों हुए? यदि 128 इंटू 64 करूंगा और प्लस 64 ऐड करूंगा तो ही 8256 आएगा। हाँ, ये भी है। तो ड्रॉप आउट से हम क्या सिग्निफाई कर पाए? और फिर ड्रॉप आउट लगाई। यहां कोई पैरामीटर ट्रेनेबल नहीं है तो जीरो है, और आखिरी में ये 65 आ रहा है, क्योंकि वो 64 इंटू 1 इज 64, प्लस 1 करोगे तो 65, वो तो सीधी सी बात है, आना ही है। तो ड्रॉप आउट का सिग्निफिकेंस क्या है? जिन्हें या तो वो सिर्फ इतना दर्शा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रेनेबल कितने, ये सिर्फ इतना दर्शा रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स आर प्रेजेंट इन योर आर्किटेक्चर। टोटल इतने ट्रेनेबल, इतने, these are trainable parameters, these are the number of trainable parameters। उनकी ट्रेनिंग
हो रही है या नहीं हो रही है वो तो ड्रॉप आउट पर निर्भर कर रहा है। ट्रेनेबल तो इतने हैं, ये भी पैरामीटर है, यहां पर भी इतने ट्रेनेबल है, यहां पर इतना ट्रेनेबल है। दीज आर ट्रेनेबल पैरामीटर्स नंबर, बट इंक्लूडिंग ड्रॉप आउट, इंट्रोड्यूसिंग ड्रॉप आउट विल डू दिस टास्क, ये वाला टास्क कर देगा वो, उनकी ट्रेनिंग से रुकेगा, उनको ट्रेन होने नहीं देगा। ट्रेनेबल तो था लेकिन ट्रेन होने नहीं दिया उसने, ठीक है, ये काम करा। लेकिन लेकिन आर्किटेक्चर बनाते वक्त इस चीज को नजरअंदाज किया गया। ये ड्रॉप आउट यदि उसने अपने लिया था 0.2, तो अगले वाले में फिर भी उसने 8256 ही करा। देखिए, यानी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में या उसकी समरी शो करने में कोई फर्क नहीं पड़ता ड्रॉप आउट से। ठीक है, स्टिल इट इज शोइंग 64 इंटू 128 8256, स्टिल इट इज शोइंग 64 प्लस 1 65, वही दिखा रहा है। तो जितने ट्रेनेबल हैं, जितने न्यूरॉन है सब ट्रेनेबल है। अभी तो ये आर्किटेक्चर तो यही बोल रहा, ऑल द न्यूरॉन्स आर ट्रेनेबल, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस सब में। ड्रॉप आउट लगा दी तो भी सब हैं। हाँ, लेकिन जब मॉडल रन होगा, जब ट्रेनेबल तो है, लेकिन जब मॉडल रन होगा, जब ट्रेनिंग होगी, तब इसका इंपैक्ट नजर आएगा, अभी नहीं आ रहा। आर्किटेक्चर में सामने से नहीं बताएगा। ये जस्ट क्या बता रहा है, एक जो है इंटीग्रेशन ऑफ द लेयर्स बता रहा है, बस इतनी बात है। और एक इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि भाई इतने ट्रेनेबल हैं और इतने नहीं ट्रेनेबल हैं। इट्स जस्ट गिवन इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, कि आपने ये लेयर जोड़िए, ये लेयर जोड़िए, ये लेयर जोड़िए, ये जोड़िए, इतनी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब मेरा मॉडल रन होगा तब ड्रॉप आउट एक्शन में आएगा, तो वो 20% को ड्रॉप करेगा। नॉर्मलाइज करोगे तो नॉर्मलाइजेशन भी तभी एक्शन में आएगा, अभी पहले कहीं कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट गिविंग अ समरी ऑफ योर आर्किटेक्चर कि ऐसा है, ऐसी लेयर बनाई है आपने, दैट्स इट। और जो फिर हम अपना अजम्पशन कर रहे हैं, ये जो सामने आया है कि ड्रॉप आउट से ट्रेनेबल तो सारे न्यूरॉन है, न्यूरॉन सारे ट्रेनेबल है, लेकिन आप उनके कनेक्शन को निपटा रहे हो। देखिए, ये रेड रेड होगा ना, तो बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी यू आर नॉट गिविंग देम एनी इंटरकनेक्शन। क्योंकि इंटरकनेक्शन नहीं दिया तो भाई वो उनके पास कुछ आए ही नहीं, तो वो प्रोसेस क्या करेंगे बेचारे। दैट मीन्स मेकिंग न्यूट्रलाइजेशन, मेकिंग देम डीएक्टिवेटेड मीन्स यू आर नॉट गिविंग एनी फीड टू इट। उनको कोई फीड दिए ही नहीं आपने। ड्रॉप आउट यही काम कर रहा है, रैंडमली कोई भी न्यूरॉन को कोई भी इनपुट नहीं आ रहा। ये इसको कोई इनपुट नहीं आया, बेचारा अकेला पड़ गया। इसको भी कोई इनपुट नहीं आया, इसको भी कोई इनपुट नहीं आया। जब इनपुट आया ही नहीं तो इन्होंने आउटपुट दिया ही नहीं। ये ट्रेनेबल तो हैं, जो कि मेरा आर्किटेक्चर में नजर आ रहा है, लेकिन इनको ट्रेनिंग के लिए कुछ दिया ही नहीं, तो ये आउटपुट देंगे ही नहीं, तो इंटरकनेक्शन हुआ ही नहीं। ये ड्रॉप आउट है। ठीक है सर, बबन सर सही है। वो ट्रेन तो हो जाते हैं, सिर्फ शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। हाँ, ट्रेन हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट करा है, कनेक्शन ही तो नहीं दिया है, शॉर्ट सर्किट करा। बिल्कुल सही कहा आपने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो डायग्राम को भी समझना, मतलब टेक्निकली समझना, गहराई में जाना। जब पूरी क्लास बैठती है तो चर्चा होती है सामने, वो सजेशन आते हैं। शॉर्ट सर्किट करा है, सीधी सी बात। ट्रेनेबल तो थे, और वो ट्रेनेबल थे तभी आर्किटेक्चर में। यानी कोई आपको समझदार व्यक्तियों को फंसा देगा, वो बोलेगा देखो भैया तुमने ड्रॉप आउट लिया है, ड्रॉप आउट करा ना तुमने, फिर भी तो तुम्हारे सारे ये वैल्यू क्यों आ रही है, वो फंसाएगा आपको। उसको समझाना है कि क्यों नहीं है, क्या है। इट्स जस्ट अ समरी ऑफ एन आर्किटेक्चर। ड्यूरिंग ट्रेनिंग द थिंग्स विल बी क्लियर लाइक दिस। ठीक है, तो ये बात है, ये डिस्कशन है ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन के बारे में। और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन ये भी करा था कि आगे पीछे कर दिया नॉर्मलाइजेशन तो क्या हो रहा है, तो कर दो, लेकिन जब मेरा मॉडल ट्रेन होगा ना तब एक्शन होगी, अभी एक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तब एक्शन होगी। और आपने मॉडल को ट्रेन होने के लिए दिया यार, ड्रॉप आउट करोगे तो ही तो इंटरकनेक्शन उसके क्लोज होंगे। ठीक है, तो अब आप समझे ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं यहां लेयर पे हूं,
आई एम प्रेजेंट हियर ऑन द लेयर, इस बात को भी क्लियर करें, व्हेन आई एम प्रेजेंट हियर ऑन अ लेयर, न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, ये न्यूरॉन्स हैं, इनको अगले न्यूरॉन को डेटा देना है। तो भाई मैं बीच में ड्रॉप आउट लगाऊंगा, ठीक है, ड्रॉप आउट लगाऊंगा तो जितना भी परसेंट रहेगा उतने डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी उनका कनेक्शन होगा नहीं, यानी इनका, मान लो इसका कनेक्शन इसके साथ मैंने मेंटेन रखा ड्रॉप आउट में, इसका कनेक्शन मेंटेन रखा, तो बाकियों का मेंटेन रखा, कईयों कुछ का हटा दिया, उनका मेंटेन नहीं रखा। तो ड्रॉप आउट में अगले लेयर पे मुझे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, नेक्स्ट लेयर पे जाना है, तो पहले मैं नॉर्मलाइज कर दूं डेटा को। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ड्रॉप आउट एंड नॉर्मलाइजेशन। ड्रॉप आउट इज कंट्रोलिंग योर सर्किट एंड नॉर्मलाइजेशन इज योर स्टैंडर्ड, ये डेटा से डील कर रहा है। तो ड्रॉप आउट कह रहा है कि देना किसको है, मतलब, और ये है कि ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा मेरे को देना है अगली लेयर पे, ठीक है। तो डेंस लेयर से पहले डेटा आएगा, फिर ड्रॉप आउट के माध्यम से अगली लेयर पे जाएगा। ये सही फ्लो है, ये सही फ्लो है। अच्छा, फ्लो हमने डिस्टर्ब भी करा, पहले नॉर्मलाइज कर दो और फिर ड्रॉप आउट दो, या पहले ड्रॉप आउट दो फिर नॉर्मलाइज करो, फ्लो भी चेंज करा अपन, आगे पीछे कर दिया लेयर को, तो मैथ्स बदली, इनकी रिजल्ट भी बदला, ठीक है। यानी पहले दी ड्रॉप आउट दोगे तो इन्होंने जो भी कुछ प्रोसेसिंग करी, मतलब जो है वो निपट गए, और फिर डेटा नॉर्मलाइज किया गया, जो भी जिनसे मिला, जो भी एक्टिवेटेड थे उनसे मिला, उसको नॉर्मलाइज किया, फिर अगली लेयर पे दिया उसको, और अगली लेयर पे जब दिया तो या तो सबको बट जाएगा जो था, इसमें से ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है इसमें। आपने ड्रॉप आउट करा और जो भी डेटा आया उसके बाद आपने नॉर्मलाइजेशन करा, तो नॉर्मलाइजेशन कर होके वो या तो अगले में सब बढ़ गया, सब में बढ़ गया, फिर वो, समझ रहे हैं क्या है, आगे पीछे करने से भी हेरा फेरी हो गई। और ड्रॉप आउट यदि बाद में लगाती हो, पहले डेंस लेयर, फिर डेटा को नॉर्मलाइज करो, फिर ड्रॉप आउट लगाओ, फिर डेंस लेयर, फिर नॉर्मलाइज करो, फिर, यदि मैंने ड्रॉप आउट पहले लगा के नॉर्मलाइजेशन बाद में करा, तो नॉर्मलाइजेशन से अगली डेंस लेयर में सबको डेटा बढ़ गया, ठीक है, सबको बढ़ गया वो डेटा, ठीक है। ये कुछ ट्विस्ट है ऐसे जिसके ऊपर सोचना है, सोचेंगे, ठीक है। आई होप कि इंटरेस्टिंग रहा होगा डिस्कशन, ठीक है। चलो, राज सर कुछ कह रहे थे, एनीवेज लेट मी पुट दिस कोड ऑन, ओके, इसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ऑलराइट, इसको नहीं, लेट मी शेयर द डॉक फाइल, आई थिंक दैट विल बी बेटर। राज सर कुछ पूछना है आपको? ओके, ठीक है, ये रहा, और व्हाट एल्स आई एम हैविंग, ग्रेडिएंट डिसेंट, ओके, ठीक है, ये तो अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, फाइन, इसी को ही डील करते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन, change the layout,